नहीं करी, उन्हें बिल्कुल उदास होने की, सैड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास 3 मंथ्स की रिकॉर्डिंग भी है, मेंटोर्स भी हैं, सब कुछ है। आप जब भी चाहेंगे कि मुझे स्टार्टिंग से स्टार्टिंग से सीखना, स्टार्टिंग से काम करना, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेंगी। रिकॉर्डिंग का एक्सेस चाहिएगा, बाद में भी मिल जाएगा। बट ये प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा, प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। ठीक है, वेरी गुड विजय। चलिए, एक स्टॉक है BHEL, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में हम लोग हमेशा हर क्लास में कंप्लीट इसका टॉप डाउन अप्रोच भी बताते हैं, और कंप्लीट टॉप डाउन अप्रोच के साथ साथ बैक टेस्टिंग भी बताते हैं। इसकी कंप्लीट बैक टेस्टिंग, मैं इसकी बैक टेस्टिंग भी बताऊंगा, टॉप डाउन अप्रोच भी बताऊंगा। और आपने कितने लोग स्टॉक आइडिया पर हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं? स्टॉक आइडिया ऑफिशियल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर। वेरी गुड, बहुत सारे लोग हैं। चलिए, अच्छी बात है। जो लोग बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने भी नहीं, जो 1-2 साल से भी हमारे स्टॉक आइडिया चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से आइडिया होगा। हमारा स्टॉक आइडिया पर एक स्लोगन चलता था, भेल का खेल। याद है आप लोगों को भेल का खेल? भेल वो खाने वाली भेल नहीं। ये स्टॉक भेल का खेल, यस। और ये इस इसकी ये कंप्लीट रैली, ये समझ लीजिए, ये कंप्लीट रैली जो यहाँ से देख रहे हो आप 60-70 रुपीज से, ये कंप्लीट अभी तक की रैली हम लोगों ने एंजॉय की भी है, और हमारे GTF ट्रेडर्स को एंजॉय करवाई भी है। यस, 50-60 की रेंज से हमारे पास भी है। और अभी जिन स्टॉक्स में एक कई 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 बार बीच में लोग पूछ लेते हैं, सर बुलपेक बता दीजिए, सर कोई स्टॉक बता दीजिए। जिन स्टॉक की टॉप डाउन अप्रोच करते हुए TV18, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क 18, हाथवे, डैन या और कोई भी जिंदल पॉली जैसे शेयर, हम लोगों ने जितने ऐसे स्टॉक डिस्कस किए जिनमें हम ये बात करते हैं कि ऊपर रोकने के लिए कुछ नहीं है, नीचे से स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे बन रहे हैं, वो ये समझ ही लीजिए कि वो बुलपिक नाम ना होने के बाद भी हम उनमें बुलिश हैं। बुलपिक नाम ना होने के बाद भी उनमें बुलिश है, तो उसको आप अपनी एनालिसिस, अपनी थ्योरी, अपनी प्रैक्टिस, अपना पैसा, उसके अकॉर्डिंग आप उसको बुलपिक मान के इन्वेस्ट करना, ट्रेड करना, कुछ भी करना वो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आज नहीं कल कभी ना कभी वहां पर रिकमेंड भी हो जाएंगे, ना भी हो तो भी, ना भी हो तब भी। वो अभी हमारे मिशन की जो वीडियोस डल रही हैं, ट्रेडिंग इन द जोन, हरगढ़ GTF ट्रेडर 2.0 जो हम मिशन लेकर आए थे, उसमें जो हम लोग हर दिन एक एक क्लास की वीडियोस डाल रहे हैं, वहां पर किन्हीं स्टार्टिंग के वीडियोस में कमेंट्स थे कि सर, वो अरुण सर का एक फेवरेट डायलॉग है, बोले इसको रोकने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारे, और ये बात जो है, इसको रोकने के लिए कुछ नहीं है, ये भी इतना ट्रेंड करता है कभी कभी हमारे GTFs के ग्रुप में, या फिर जब भी हम कोई ऐसा वीडियोस को यूट्यूब पर डालते हैं या हमसे लोग डिस्कस करते हैं, इसको रोकने के लिए कुछ नहीं। बहुत हो गया नाटक। यस आकाश। गुड टू गो लॉन्ग, यस। ऐसी बहुत सारी चीजें। हाँ, ये भी एक एक अच्छा स्लोगन जाता है कि बहुत हो गया अब इसका नाटक, अब इसे चल जाना चाहिए। यस आकाश। और ये इसी तरह के स्टॉक, इसी इसी तरह के स्टॉक और इसी तरह के स्ट्रक्चर्स जो है ना, उन्हीं में ये बात निकल कर आती है, उन्हीं में ये सारी बातें निकल कर आती है। चलिए, अभी पहले जो मैं बात करूंगा वो करूंगा आपसे भेल के बैक टेस्टिंग के बारे में, ठीक है? फिर उसके बाद हम करेंगे टॉप डाउन अप्रोच करंट सिनेरियो का प्राइस एक्शन सीखने में। सब लोग बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। क्या मैं कह सकता हूं, ये वाला जो 2020 में स्टॉक जब यहाँ पर डाउन आया अच्छा खासा ऊपर से, मींस 2010 के बाद जब ये 300-400 के आसपास हुआ करता था, उसके बाद लगातार नीचे आया, ईयरली पर इसने ये 1890 रुपीज का कुछ इस तरह से लो फॉर्म किया था। यस और नो? 18-19 रुपी का कुछ इतना इसने लो फॉर्म किया था। ईयरली पर कोई ऐसा खास डिमांड ना था जिसे मैं कहूँ कि ईयरली के डिमांड से जा रही है, ना कुछ ऐसा हाफ ईयरली का कोई ऐसा एरिया था, ना कुछ ऐसा मैं कहूँ कि क्वार्टरली का कुछ एरिया था। हाँ, एक छोटी सी बात यदि मैं बताऊं, मैं ये कह सकता हूँ ना, ईयरली की 3 बेस कैंडल के बाद जो रैली आई,
यहाँ पर लेग इन मिसिंग है क्योंकि 2000 से पहले का हमारे पास चार्ट नहीं है। बट आई एम 100% श्योर जब इतनी सारी बेस कैंडल के बाद प्राइस ऊपर गई है तो कहीं ना कुछ तो यहाँ पर होगा। ये बात तो हम ऑलवेज मानकर चलते हैं कि बाइंग को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पर बाइंग तो रही ही होगी। ठीक है। अब हाफ ईयरली, हाफ ईयरली पर नहीं, क्वार्टरली, क्वार्टरली पर नहीं, मैं इस तरह से क्वार्टरली पर कुछ भी नहीं, क्वार्टरली पर ये जरूर एक कैंडल थी। बट ये क्वार्टरली की कैंडल आपको पता चलेगा मंथली पर। ये मंथली का चार्ट है। क्या मैं इसको मंथली का रैली बेस रैली डिमांड कह सकता हूँ? मेरे लिए ये मंथली का एक परफेक्ट रैली रैली बेस रैली डिमांड हो सकता है। अब ये रैली बेस रैली मंथली का डिमांड कब बना? 2003 में। और 2003 वाले डिमांड जोन में, 2003 वाले एरिया में प्राइस कब आई? 2020 में। यस और नो? अब फिर वही बात, क्या इतने दिनों तक पेंडिंग ऑर्डर्स अवेलेबल रह सकते हैं? जब ये बात आप पहले पूछा करते थे। बट एक छोटी सी बात मुझे बता दीजिए, क्या ये सवाल अब ऐसा पुराना सा, ये सवाल कुछ ऐसा नहीं हो गया कि इसका जवाब यस और नो में हमें नहीं जानना कि पेंडिंग ऑर्डर रह सकते हैं नहीं रह सकते? इसका जवाब हम इतने प्राइस सेक्शन में इस तरह से देख चुके हैं कि कौन सा डिमांड चलेगा, कौन सा डिमांड नहीं चलेगा, कौन सा सप्लाई चलेगा, कौन सा सप्लाई नहीं चलेगा। हम इस तरह से बात करके ये जस्टिफाई अपने आप में कर सकते हैं ना कि फिर उसको कोई ये कह दे यहाँ पेंडिंग ऑर्डर नहीं होंगे, कोई इसको कह दे कि यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर होंगे, उससे वो मैटर ही क्या कर रहा है जब हम ये जान गए कि ये एरिया चलेगा या नहीं चलेगा। ये सिर्फ उस बात के लिए मैं कह रहा हूँ जो लोग ये कहेंगे कि 2003 तक ऑर्डर्स कैसे रहे। बट इसके बाद भी भले ही प्राइस इस मंथली के डिमांड में आई हो यहाँ पर, क्या हम इसे कैसे भी करके डायरेक्ट ट्रेड करने वाले, डायरेक्ट ट्रेड करने का कुछ भी प्रोसेस हमने सीखा है कि हम इसे डायरेक्ट ट्रेड करेंगे? नहीं ना, नहीं सीखा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ मंथली के एक डिमांड जोन से जा रही है? यस सर नो? और मैं मंथली के डिमांड जोन से जा रही है या ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम लो है, या फिर मैं कहूँ मंथली के डिमांड जोन से ऊपर नहीं जा रही, मंथली के डिमांड जोन से ऊपर नहीं जा रही, ऑल टाइम लो पर आई है, उस सिचुएशन में यदि मुझे कंफर्मेशन ट्रेड प्लान करनी हो तो वो कंफर्मेशन मेरी क्या होगी? क्या मैं कह सकता हूँ दो अच्छे डेली के सप्लाई जोन या वीकली के सप्लाई जोन ब्रेक करना, दो टू सप्लाई जोन्स को ब्रेक करना उसका कंफर्मेशन हो जाएगा? यस और नो? एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से सुनोगे ना तो ये पता चलेगा ये भेल के बारे में एक ऐसी मूवी चल रही है। क्योंकि इस भेल को ना जब ये कैंडल्स 2021 22 में भी बन रही थी ना तो उन क्लासेस में भी इसके प्राइस एक्शन को ऐसे ही डिस्कस किया जा रहा था कि ऊपर रोकने के लिए कुछ नहीं है, इस तरह से फॉलो हो रही चीजें, अब यहाँ से इस तरह से ऊपर ऊपर जाएगा। और वो जब आज हम 24 में ऊपर जाते हुए देख रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है। ऐसा 2025-26 में टीवी18, हाथवे और जितने भी हमने केसेस डिस्कस किए थे, GAEL उनमें ऐसा होगा, DBL उनमें ऐसा होगा, सन टीवी उनमें ऐसा होगा। तो ये उन उन क्लासेस 2021-22 में भी ठीक इसी तरह से एक्सप्लेन किया गया था जब प्राइस यहाँ पर कुछ कंसोलिडेट कर रही थी। तो आपको ये बात जानने से कि भाई ये स्टॉक मंथली के डिमांड से इतना ऊपर चला गया, यहाँ से 20 रुपए का स्टॉक 300 हो गया, ये बात जानने से ज्यादा जरूरी मुझे लगता है ये होना चाहिए कि ये जो एक्शंस हुए 2021 और 22 में, इनके साथ कैसे डील किया होगा और यहाँ पर क्या क्या कब कब सिचुएशन रही होगी। यस और नो? अब मैं वापस से एक बार इस लाइन को तो हटाकर ये देखता हूं कि जब प्राइस नीचे से ऊपर जा रही थी, मैं एक बार फिर से आपको फ्लैशबैक में लेकर जा रहा हूं, जब प्राइस नीचे से ऊपर जा रही होगी क्या उसे ईएलडी का कोई एरिया था जो रोके? मैं एक इसको ईएलडी का ये एक सप्लाई जोन टाइप स्ट्रक्चर बोल सकता हूं। यस और नो? यस, ये एक मेरा ईएलडी का सप्लाई जोन टाइप स्ट्रक्चर था। प्राइस के इस ईएलडी के सप्लाई जोन जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं, क्योंकि ईएलडी था तो हमने इसको कंसीडर किया, प्राइस नीचे भी आई और धीरे धीरे करके इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है। अब मैं आता हूं हाफ ईयरली पर। क्या मैं ये कह सकता हूँ उस ईएलडी में कुछ हाफ ईयरली का मेरे पास सप्लाई जोन था? तो मैं ईयरली से ज्यादा इंटरेस्टेड हूं कि मैं इसके इस हाफ ईयरली को मार्क कर लूं, क्योंकि ये पिक्चर मुझे ज्यादा बेटर दिख रही है। क्योंकि ये वाली पिक्चर मुझे ज्यादा बेटर दिख रही है मार्किंग के हिसाब से भी और सबके हिसाब से भी, एंड क्लियर भी है।
और यदि मैं ये भी देखूं कि मुझे और ऊपर रोकने के लिए क्या है, क्या मैं हाफ ईयरली का ये एक रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन मान सकता हूं? और फिलहाल अभी प्राइस जहां पर है इसको मार्क अभी नहीं कर रहा हूं, इसको मैं टॉप डाउन अप्रोच में कर दूंगा, बट अभी मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं। बट ये देखिए, इसको ऊपर से नीचे से ऊपर जाते टाइम मेरे पास दो सप्लाई जोन थे रोकने के लिए। ठीक ऐसे ही अब मैं क्वार्टरली के डिमांड जोन पर आता हूँ, सॉरी क्वार्टरली के, एक सेकेंड, हाफ ईयरली पर ही मैं कुछ आपको ये समझाऊं कि प्राइस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन में गई एंड हाफ ईयरली के ही डिमांड जोन से प्राइस ऊपर चली गई। ये बात ठीक लग रही है आपको कि प्राइस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन में पहुंचती है, देन हाफ ईयरली के ही डिमांड जोन से प्राइस ऊपर गई। बट फिर वही बात कि इस हाफ ईयरली के डिमांड जोन में आने से पहले क्या क्या हुआ और यहाँ के जाने के ऊपर जाते हुए क्या क्या हुआ, ये समझना ही प्राइस एक्शन को समझना है। मेरा सिर्फ ये कह देना कि हाफ ईयरली के डिमांड जोन ने प्राइस को 40 रुपीज से 30 रुपीज से 300 कर दिया, ये ज्यादा ठीक बात नहीं है। उसके नीचे, क्योंकि एज ए ट्रेडर एज ए इन्वेस्टर हमें हर दिन अपने आप को समझाना होता है, हर दिन अपने लिए कुछ ना कुछ नया देखना होता है कि अभी ये चीज हो रही है तो हमें किस तरह से सोचना है। ठीक है, अब मैं क्वार्टरली पर आता हूं। क्या मेरे पास क्वार्टरली पर एक ये सप्लाई जोन था, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप? हाफ ईयरली के सप्लाई जोन में जाने से पहले क्या मैं कह सकता हूं प्राइस में एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन था, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप? और उसके ऊपर क्या कुछ और भी है? उसके ऊपर मुझे कुछ और नहीं लग रहा। ये जो मेरे पास हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है ना, ठीक वहीं पर क्वार्टरली का सप्लाई जोन है, तो मुझे क्वार्टरली पर मार्क करने की इसको जरूरत नहीं है। एक क्वार्टरली पर रोकने के लिए एक और सप्लाई जोन मेरे पास है यहाँ पर। याद रखिएगा, मैं पुरानी चीजें सारी बता रहा हूँ, मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि जब मैं इस स्टॉक में बुलिश हो रहा था तो मेरे पास क्या क्या चीजें ऐसी थी जो उसको रोके। ठीक है, अब मैं मंथली पर आया। मंथली से नीचे फिलहाल नहीं जाएंगे, बस मंथली पर ही देखेंगे। मंथली पर भी आप बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। यहां से ऊपर, यहां से ऊपर, पहले तो इस एरिया को देख लीजिए, क्या ये ठीक वही क्वार्टरली के अंदर ही मंथली का सप्लाई जोन है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप? यस और नो? ठीक वहीं पर ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है, यस। और इसके ऊपर जाते हुए यहाँ कुछ खास नहीं है, इसको भी कंसिडर नहीं करते। ये एक मंथली का मेरे पास सप्लाई जोन है, बाकी और ऊपर कोई खास सप्लाई जोन है नहीं। मतलब मेरे पास बड़े टाइम फ्रेम पर मुझे मिल चुके हैं सफिशिएंट एरिया। एक ये और है, ये मंथली सप्लाई जोन। क्या मैं कह सकता हूं मैंने जितने भी पॉसिबल सप्लाई जोन हो सकते हैं वो सारे मार्क कर दिए? ऑलमोस्ट सभी सप्लाई जोन मार्क कर दिए ना मैंने पता है क्या किया? मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। मैं हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, इन सारे टाइम फ्रेम पर जाकर मैंने ये देखा कि प्राइस जब नीचे 2020 में यहाँ पर थी, तो उसे ऊपर जाने से रोकने के लिए, चाहे मैं उसमें कंफर्मेशन एंट्री करूं, एमआईटी ट्रेड करूं, क्यूआईटी ट्रेड करूं, ऊपर जाने से रोकने के लिए कौन कौन से पॉइंट थे, वो सारे पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इन पॉइंट्स को, इन सारे पॉइंट्स को प्राइस ने कैसे ब्रेक किया, कैसे रिस्पेक्ट किया, और प्राइस को ऊपर जाने में किन किन एरियाज ने किस तरह से हेल्प करी। ठीक है, चलिए पहले यहां पर मंथली पर देखें। क्या मैं कह सकता हूं मेरा मंथली का और क्वार्टरली का सप्लाई जोन ऑलरेडी यहां पर टेस्ट हो गया? मंथली एंड क्वार्टरली सप्लाई जोन मेरा टेस्ट हो चुका है। और ये इधर देख लीजिए, जुलाई 2020 में यहां इसको टेस्ट करने के बाद प्राइस नीचे आती है। नीचे आते टाइम इसने मंथली का ये जो डिमांड जोन बनाया, क्या प्राइस प्रॉपर इस डिमांड जोन में आ पाई? क्या प्राइस प्रॉपर इस डिमांड जोन में आ पाई? नहीं आई ना, कहीं बीच में से ही रिएक्ट कर गई। अब एक तो प्राइस क्वार्टरली के सप्लाई जोन एंड मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है, और फिर वो कहीं रैंडमली यहां से ऊपर चली गई, रैंडमली यहां से ऊपर चली गई। इसको मैं एक बार वीकली पर भी देख लेता हूं। अभी मैं वीकली के टाइम फ्रेम पर आया हूं। क्या वीकली पर भी कुछ खास है? वीकली पर भी कुछ खास नहीं है। हाँ, डेली पर भी देख लेते हैं। ये डेली पर आया हूँ। सारे टाइम फ्रेम पर एक बार इसलिए देख रहे हैं कि हमें ये पता चल जाए कि प्राइस में हुआ क्या। क्या मैं कह सकता हूँ प्राइस डेली के इस वाले डिमांड जोन ड्रॉप बेस रैली से ऊपर गई काफी टाइम स्ट्रगल करके?
इस ड्रॉबेस रैली से। बट एक छोटी सी बात मुझे बताएं, जब प्राइस क्वार्टरली एंड मंथली के सप्लाई जोन में जुलाई 2020 में, अब मैं डेट भी मेंशन कर दूंगा जिससे आसानी होगी, जुलाई 2020 में प्राइस ने क्वार्टरली एंड मंथली के सप्लाई जोन में एंट्री करी थी, उसके बाद नीचे आते हुए यदि वो इंडिविजुअल डेली के डिमांड जोन में एंट्री दे और वहां से चल जाए, तो क्या मैं ये कहूंगा कि मैंने इस डिमांड को ट्रेड किया? क्या मैं ये कहूंगा कि आपको इस तरह के डिमांड को ट्रेड करना चाहिए? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि वो हमारा रूल के ऊपर से प्राइस जिस तरह से आ रही है, हम उसमें रेंडमली ऐसे ही अग्रेसिव नहीं हो सकते। और ना ही मैं ये कहूंगा कि हम यहाँ से बुलिश हो रहे हैं कि भाई ये मैं बाय कर रहा हूँ, नहीं, वो रूल्स के अगेंस्ट हो जाएगा, रूल्स के अगेंस्ट हो जाएगा। बट एक छोटी सी बात यदि देखें कि 2020 मार्च में इस वाले एरिया में जब प्राइस यहाँ से ऊपर गई इस तरह से, तो क्या उसने डेली के काफी सारे सप्लाई जोन्स ब्रेक कर दिए होंगे? इवन क्या मैं ये कह सकता हूँ इसमें प्राइस ने वीकली पर भी सप्लाई जोन्स को ब्रेक किया है? तो मतलब मुझे लोअर टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन तो मिल चुका है, मुझे कंफर्मेशन तो मिल चुका है। और कंफर्मेशन की बात करूं, बट कंफर्मेशन मिल गया, बट कंफर्मेशन एंट्री नहीं मिली। कंफर्मेशन एंट्री मेरी यहाँ होती यदि प्राइस इस रेंज में आ जाती, तब मैं कहता कि हाँ, यहाँ पर ये एरिया में मैंने कंफर्मेशन एंट्री की है। बट मुझे कंफर्मेशन एंट्री नहीं मिली, मैं यहाँ पर ट्रेड क्यों करूं? एक तो इंडिविजुअल सप्लाई जोन, सॉरी, एक तो इंडिविजुअल डिमांड जोन, वो भी क्वार्टरली और मंथली के सप्लाई जोन के अगेंस्ट में, और दूसरा प्राइस मेरे डिमांड जोन में भी प्रॉपर नहीं आ रही जिसने कि मुझे कंफर्मेशन दिया। यस सर, नो? बट फिर भी ठीक है, यहाँ से चल गई। बट जब प्राइस नवदीप यहाँ से चली, तो क्या उसमें प्राइस ने अपना एक पोटेंशियल प्राइस ने अपना एक पोटेंशियल शो किया? क्या हम ये बात कह सकते हैं? यस, बिल्कुल कह सकते हैं। फिर धीरे धीरे करके क्या होने लगा, ऊपर का सप्लाई जोन तो टेस्ट हो गया, डेली के इस डिमांड जोन से चली, फिर डेली के इस डिमांड जोन से चली, फिर डेली के डिमांड जोन, छोटे छोटे डिमांड जोन भी इसमें फॉलो होते गए, और प्राइस धीरे धीरे करके आप देखोगे ऊपर जाती गई, धीरे धीरे करके ऊपर जाती गई। ये पिक्चर आपको बेटर, मैं नहीं कहूंगा कि मैं इनको डेली के डिमांड जोन को ट्रेड कर रहा हूं, मेरे लिए तो पता है क्या होगा, मंथली या क्वार्टरली इनकम ट्रेड। मेरे लिए फॉलोअप डिमांड जोन भी बनेंगे तो मंथली के ट्रेड या क्वार्टरली के ट्रेड बनेंगे। क्या मैं कह सकता हूं, मेरे पास यहाँ एक सबसे पहले रैली बेस रैली का डिमांड जोन था, और फिर एक ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन बना था। ये ऊपर वाला जो रैली बेस रैली का डिमांड जोन देख रहे हो ना, इसकी पावर देखो, इसकी स्ट्रेंथ देखो। क्या मैं ये कह सकता हूँ प्राइस अपने क्वार्टरली के सप्लाई जोन को ऊपर गई, सप्लाई जोन को ब्रेक करके ऊपर गई, तब उसने ये डिमांड जोन बनाया है? प्राइस अपने क्वार्टरली के सप्लाई जोन और मंथली के भी सप्लाई जोन को ब्रेक किया, तो उसने ये एक डिमांड जोन बनाया है। ये सर, ये वाला एरिया भी बनाया, बट इसमें प्राइस आई नहीं। तो यहाँ जब मंथली का ये डिमांड जोन बना, मंथली का ये डिमांड जोन बना जिसने कि क्वार्टरली के सप्लाई जोन को ब्रेक किया, तो ये अपने आप में एक पावरफुल डिमांड जोन हो गया। यस और नो? यस। और ये डिमांड जोन बनने के बाद, ये जो हमने हाफ ईयरली का सप्लाई जोन, ये डिमांड जोन बनने के बाद, ये जो हमने हाफ ईयरली का सप्लाई जोन देख लीजिए, यहाँ एच लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हाफ ईयरली के सप्लाई जोन की मार्किंग है। प्राइस अपने हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को अप्रोच कर चुकी थी, जिसमें मंथली का भी सप्लाई जोन था, क्वार्टरली का भी सप्लाई जोन था, और उससे प्राइस जब नीचे आ रही थी, हम लोग इसमें इस मंथली के डिमांड जोन का वेट कर रहे थे। इस मंथली के इस डिमांड जोन का वेट कर रहे थे कि मंथली के डिमांड जोन में आ जाए। और आपको मैं बताऊं, ये डेट देख लीजिए, अगस्त 2021, यहाँ पर मैं इस तरह से सर्कल मार्क कर रहा हूँ, डेली पर, डेली के 20 में भी नहीं आया है, मैं अब डेली पर आया हूँ। एकदम से परफेक्ट शानदार ट्रेड थी। उन क्लासेस में इसके बारे में डिस्कशन भी कर रहे थे कि ये ट्रेवलिंग थ्रू द जोन वाली रैली बेस रैली की ये एरिया है, एक ये बॉटम का एरिया है, प्राइस आएगी यहाँ से चल जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली प्राइस ना तो विक टू विक आई, ना बॉडी टू विक आई, यहाँ से हमारी एंट्री मिस हो गई, यहाँ से हमारी एंट्री मिस ही हो गई, प्राइस आ ही नहीं पाई। और बिना मंथली के डिमांड जोन में, भले ही ये मेरा मंथली के डिमांड जोन में क्वालिटी थी ना कि उसने सप्लाई जोन्स को ब्रेक किया एंड ऑल, ये सब कुछ क्वालिटी थी ना,
फिर भी अब नहीं आई प्राइस तो क्या करे, उसमें एंट्री नहीं मिली, एंट्री मिस हो गई, क्या कर सकते, बट इस डिमांड में तो कोई कमी नहीं थी ना, नीचे वाला ये डिमांड, ऊपर वाला ये एरिया। फिर प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर गई और यहाँ 2021 अक्टूबर में वापस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को टेस्ट किया, देन उसके बाद नीचे आने लगी। और नीचे आते आते क्या मैं कह सकता हूँ इसने ऊपर वाले डिमांड जो मेरे एमआईटी के अकॉर्डिंग था उसको तो ब्रेक किया, बट नीचे वाले एरिया से यहाँ से चल गई। मतलब एक तो मैं कहूँ कि इन दोनों को कंबाइन करके मैंने ट्रेड कर लिया, एक तो मैं कहूँ कि इन दोनों को कंबाइन करके ट्रेड कर लिया, और दूसरा, यदि मैं इसी में आपको वीकली पर लेकर जाता हूं, दो चार्ट ओपन करते हैं। ये देख लीजिए, ये वीकली, लेफ्ट साइड में वीकली चार्ट है और राइट साइड में डेली चार्ट है। ऊपर डेट देखें, क्या मैं कह सकता हूँ फेब 2022 की एंट्री की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, फेब 2022 की बात कर रहा हूँ, जब प्राइस डेली के बिल्कुल नीचे वाले एरिया में आई है और यहाँ से ऊपर गई। और वहीं पे यदि मैं वीकली के चार्ट की बात करूं, यहाँ पे भी फेब 2022 बता रहा है। अब इस फेब 2022 में क्या कह सकता हूँ कि डेली नहीं बट वीकली का तो परफेक्ट एरिया था, और प्राइस जब अपने वीकली के परफेक्ट एरिया में आती है, तब तो उसने अच्छा खासा 1:2 और 1:3 का टारगेट दे दिया। यस और नो? तब तो उसने 1:2 और 1:3 का टारगेट दे दिया। मतलब अब मैं वापस मंथली पर आ रहा हूं इधर, कि जिस मंथली के डिमांड को ब्रेक होना आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक्चुअल में वो ब्रेक नहीं हुआ, उसने डिमांड जोन को रिस्पेक्ट किया। डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करने के बाद प्राइस, डिमांड जोन को रिस्पेक्ट, मंथली इनकम ट्रेड प्रॉपर चलने के बाद प्राइस अपने मंथली के ही सप्लाई जोन में पहुंचती है, एक और न्यू फॉर्म सप्लाई जोन में पहुंचती है, एक और न्यू फॉर्म सप्लाई जोन पहुंचती है यहां से, और उसके बाद नीचे आती है। अब मैं आपसे छोटी सी बात कहूं, आप ये एक मुझे बात बताएं, स्टॉक का मंथली का डिमांड जोन ज्यादा स्ट्रांग है या मंथली का सप्लाई जोन ज्यादा स्ट्रांग है? मंथली का डिमांड ज्यादा स्ट्रांग है या मंथली का सप्लाई डिमांड? बट फिर भी इस मंथली के सप्लाई जोन को ब्रेक हो जाना चाहिए था, बट वो बिना ब्रेक हुए प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर देता है और इस मंथली के डिमांड जोन को पूरी तरह से ब्रेक कर देता है। ऐसा ही कुछ हुआ। ये क्यों था, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि ये जो कंप्लीट एक्शन आप देख रहे हैं ना, यहाँ से अक्टूबर 2021 के बाद यहाँ जून 2022 तक का, मैं आपको लेफ्ट साइड में हाफ ईयरली के सप्लाई जोन पर लेकर जा, हाफ ईयरली के डिमांड जोन में लेकर, सॉरी, हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पर लेकर जा रहा हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ प्राइस अपने हाफ ईयरली के इस सप्लाई जोन में पहुंच चुकी थी, हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से आ रही थी, तो इस वजह से इसमें मंथली का ये सप्लाई जोन भी अच्छी तरह से चल गया। और उसने प्राइस को, मैं ये नहीं कह रहा कि मंथली का डिमांड नहीं चला, मंथली का डिमांड चल गया था, चल भी गया था मंथली का डिमांड, बट फिर भी वो जिसने जितना उसको टारगेट देना था वो टारगेट दिया उसने, 1:2 1:3 का। उसके बाद फिर सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आ गई। अब क्या मैं कह सकता हूँ, ये ऊपर आप डेट देखिए, ये सप्लाई जोन ब्रेक कब हुआ, उसकी डेट सब लोग मुझे बताइए एक साथ, ये सप्लाई जोन ब्रेक कब हुआ है? जून 2022, जून 2022 कह सकते हैं ना, जून 2022। अब जो यहाँ पर सबसे पहले मैंने हाफ ईयरली की पिक्चर आपको बताई थी, कि प्राइस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन से आकर प्राइस हाफ ईयरली के डिमांड जोन में यहाँ पर आई, हाफ ईयरली के सप्लाई जोन से नीचे की तरफ आकर हाफ ईयरली की डिमांड जोन में आई, फिर यहाँ से इस तरह से ऊपर गई। क्या अब ये सेम पिक्चर मंथली पर कितने इसने नाटक किए थे, मंथली पर किस तरह का इसका स्ट्रगल था, मंथली के किस तरह से एंट्री भी मिस हुई, एंट्री मिली भी, चली भी, फिर सप्लाई जोन चला, कितनी सारी चीजें हुई, कितनी सारी चीजें हुई। अब क्या ये सारी चीजें हम इससे क्लियर कर सकते हैं कि हाफ ईयरली के सप्लाई जोन में आने के बाद हाफ ईयरली की डिमांड जोन में आई थी? सिर्फ इस बात से थोड़ी ना ये बातें क्लियर हो जाती है।
तो यहाँ पर ये देखिए, प्राइस जब मंथली के इस डिमांड जोन से को रिस्पेक्ट करके, या मैं कहूंगा टेस्ट करके, जब नीचे की तरफ आई, तो उसे एक हाफ ईयरली के सप्लाई जोन, कई बार पता है उस टाइम पर क्या हो रहा था, बहुत सारे लोग, हम लोग भी, हमारे हमारे स्टूडेंट्स भी ये चर्चा कर रहे थे, स्टॉक इस मंथली के डिमांड जोन में भी नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, और ना यहाँ पर आया, अब चलेगा कहाँ से। ये हाफ ईयरली का डिमांड, जिन लोगों की टॉप डाउन अप्रोच क्लियर, उनको पता है कि भाई हाफ ईयरली के डिमांड में आएगा, जिनकी जिनकी टॉप डाउन अप्रोच क्लियर नहीं, वो सिर्फ ये देखते रह गए कि मेरे एमआईटी की एंट्री मिस हो गई और प्राइस यहाँ से इस तरह से ऊपर चली गई, प्राइस यहाँ से इस तरह से ऊपर चली गई। और कोई ये भी सोच रहा है कि मेरा मंथली का डिमांड ब्रेक हो गया, मुझे ट्रेड मिलकर, मैं तो यहाँ से इसको फॉलो अप डिमांड को ट्रेड करने वाला था। ठीक है, वहां फॉलो अप डिमांड ट्रेड नहीं हो पाए, बट नीचे तो प्राइस हाफ ईयरली के डिमांड में पहुंची। अब इस हाफ ईयरली के डिमांड में, अकॉर्डिंग टू मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, हम लोग मंथली पर ही एग्जीक्यूशन लेते हैं ना, ना मंथली में प्राइस आई। इवन मैं क्वार्टरली भी पर भी लेकर जा रहा हूँ, क्या प्राइस क्वार्टरली के डिमांड में आई यहाँ पर? ये जो मेरा रैली बेस रैली का डिमांड था, क्या प्राइस क्वार्टरली के डिमांड में आई? क्वार्टरली पर भी नहीं आई। ये प्राइस पता है कहां पर आई है? वीकली के डिमांड में। ये एरिया मैं इस तरह से मार्क कर रहा हूं। क्या इस एरिया के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि प्राइस जब हाफ ईयरली के डिमांड में आती है, ठीक उसी टाइम पर वीकली का भी डिमांड उसमें एंट्री देता है। रैली बेस रैली का वीकली का ये डिमांड, प्राइस सिर्फ हाफ ईयरली के डिमांड में नहीं आई, वो वीकली के भी डिमांड में आई, और वीकली के डिमांड से जिस तरह का शानदार उसका रिएक्शन था, इसने सप्लाई जोन्स को बिल्कुल ब्रेक कर दिया। फिर देखिए कितनी अच्छी तरह से प्राइस ऊपर गई। फिर तो प्राइस को एक बहाना चाहिए ऊपर जाने का, कि यहाँ पर इस वाले स्ट्रगल में इसने सप्लाई जोन्स को भी तो टेस्टेड कर दिया, मंथली के सप्लाई जोन्स को, वीकली के सप्लाई जोन्स को। और इस वीकली के डिमांड के बारे में आपको मैं एक खास बात बताऊं, आप ये बताएं, ये वाला मूव और ये वाला मूव, इन दोनों में से यदि मैं ये बात करूं, जो हमारा क्वार्टरली का सप्लाई जोन था, जो हमारा क्वार्टरली का ये वाला सप्लाई जोन था, इस क्वार्टरली और मंथली पर भी देख लीजिए, मंथली को भी मार्क कर रहे हैं एक बार, मंथली का ये सप्लाई जोन, इसको अलग कलर दे दिया, इनको ब्रेक करने वाला कौन सा डिमांड जोन था? क्या मैं कह सकता हूं ये वीकली के डिमांड जोन ने ही इनको ब्रेक करने की, इसमें प्राइस को डीप ले जाने की कोशिश करी सबसे पहले? यस और नो? अब ये चीज आपको इस वजह से ज्यादा बड़ी और ज्यादा उलझी हुई लग रही होगी, क्योंकि आपके सामने कैंडल्स इतनी हो गई, हम बात कर रहे हैं 2021 की, प्राइस अभी चल रही 2024, बट ये समझो कि ये अभी 2024 में ही हो रहा है, तब तो हमारे लिए सॉर्टेड है ना, तब तो हम यहाँ पर बुलिश हो सकते हैं। तो इसका मतलब जो बैक टेस्टिंग से हमने पता लगाया, वो यदि करंट सिनेरियो टॉप डाउन अप्रोच में हमारे साथ ऐसा होता है, तो इससे अच्छी क्या बात होगी? यही तो, इसी वजह से तो हमें बैक टेस्टिंग करने की जरूरत पड़ रही है, इसी वजह से तो हमें केस स्टडी करने की जरूरत पड़ रही है, जैसे साइंटिस्ट नहीं करते, डॉक्टर्स करते हैं, साइंटिस्ट करते हैं, स्टडी करते हैं, नई रिसर्च करते हैं, ठीक वैसे ही हम कर रहे हैं। हम भी तो डेटा रीड कर रहे हैं, हम भी तो एक तरह से डेटा साइंटिस्ट हैं। और प्राइस फिर यहां से इस तरह से ऊपर जाती है, ये वाले एरिया से, वीकली के इस वाले एरिया से, और धीरे धीरे करके ऊपर जाते हुए देखिए, फिर उसमें वीकली की ये ड्रॉप बेस रैली डिमांड की ट्रेड 20 EMA से चल गई, फिर उसमें वीकली की ये ड्रॉप बेस रैली डिमांड की ट्रेड यहीं से चल गई, फिर उसमें लगातार प्राइस ऊपर जाती गई, और लगातार ऊपर जाते हुए, अब मैं वापस से एक बार हाफ ईयरली के स्ट्रक्चर को बता रहा हूं, क्या यहाँ पर प्राइस ने हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया? ये हाफ ईयरली का सप्लाई जोन ब्रेक हो गया, अब हमारे कोई काम का नहीं है ये हाफ ईयरली का सप्लाई जोन। हम कहां तक की बात कर चुके हैं? अक्टूबर नवंबर 2022,
एक तरह से बीएचईएल का प्राइस एक्शन अक्टूबर 2022 तक हम लोगों के सामने क्लियर हो गया कि स्टॉक अपने हाफ ईयरली के डिमांड जोन से ऊपर जाते हुए सप्लाई जोन तो ऑलरेडी टेस्टेड था। जैसे मैं करंट सिनेरियो रैमको सीमेंट का बनाऊं बताऊं कि रैमको सीमेंट में हाफ ईयरली के सप्लाई जोन से ही प्राइस नीचे आ रही थी। करंट सिनेरियो में रैमको सीमेंट के ही हाफ ईयरली के सप्लाई जोन से नीचे आ रही थी, फिर वो डिमांड जोन से ऊपर जाने लगी तो सप्लाई जोन तो टेस्टेड था, वो ब्रेक भी हो गया, प्राइस अच्छी तरह से ऊपर भी चली गई। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2022 तक की सारी पिक्चर्स हमारे पास क्लियर है। और इसमें जिन फॉलोअप डिमांड जोन्स के चलने की बात करते हैं, यहाँ पर ये सारे डिमांड चले। और इन इन वाली कैंडल्स में आप कभी डेट देख लेना, जब जब हमने बोला तब तब अपर सर्किट लगा। ये इतना शानदार रहा कि अपर सर्किट लगा, हमने बोला, चाहे वो हो सकता है 2-3 दिन का गैप हो कि हमने आज बोल दिया तो 2 दिन बाद अपर सर्किट लग गया, कल बोल दिया तो फिर 5 दिन बाद अपर सर्किट लग गया। विद इन ए वीक अपर सर्किट लगना, 20% की अपमूव, इतनी शानदार शानदार कैंडल्स बनी। तो अब यहां से जब इस तरह से फॉर्मेशन हो रहे थे, हमें रोकने के लिए क्या था? ये 23 में पहुंच गए, ये 22, ठीक है। यहां तक की बात कर चुके थे, यहां तक हमारे पास ना मंथली पर कुछ ना क्वार्टरली पर कुछ, यहां तक तो हम पहुंच चुके थे ना दिसंबर 2022 तक। अब जब ऊपर जाने लगी प्राइस, तो इसने न्यू एक मंथली का डिमांड जोन फॉर्म कर दिया था। फिर प्राइस ने एक नया मंथली का डिमांड जोन फॉर्म कर दिया था ना, इन सारे एरियाज को। और ये मंथली के डिमांड जोन के बारे में हम अच्छी बात करें तो क्या वो ये होगी कि इसने इस वाली रेंज को ब्रेक किया है, इस वाली रेंज को, और जो हाफ ईयरली के सप्लाई जोन जो कि टेस्टेड था बट फिर भी उसको सबसे उसके भी ऊपर प्राइस को पहुंचाया है, एक न्यू हाई दिया था उस ड्यूरेशन में इसने। फिर प्राइसेस मंथली के डिमांड जोन में भी नहीं आती है और यहां से ऊपर चली जाती है, बिना मंथली के डिमांड जोन में आए हुए यहां से ऊपर चली गई। क्या हुआ होगा नीचे? एक बात तो आप ये देखें, ये कब का टाइम है? फेब मार्च 2023। अडानी हिंडनबर्ग की न्यूज की वजह से जब मार्केट नीचे आया, उसी टाइम ड्यूरेशन की बात है ये, यस और नो? उसी टाइम की बात है ना, यस। और उस टाइम पर आपको याद है कोई ऐसा स्टॉक जिसे मैं कहूं बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसयू बैंक, और इसमें वीकली पर जो स्ट्रक्चर बने फिर डेली के स्ट्रक्चर में प्राइस आने के बाद अच्छी तरह से चलेगी, ऐसा ही तो कुछ हुआ था ना? यूनियन बैंक, ऐसा ही कुछ हुआ। बट फिर भी एक बार इस फेब 2022-23 को एक बार देख लेते हैं, वीकली के टाइम फ्रेम पर इसमें क्या हुआ था। एक तो एमआईटी के अकॉर्डिंग डेली पर देखते हैं पहले, एमआईटी के अकॉर्डिंग डेली पर देखते हैं। क्या मैं यहाँ पर ये ऊपर डेट देख लीजिए, क्या डेट आ रही है ऊपर? फेब 2023। क्या मैं ये कह सकता हूँ प्राइस अकॉर्डिंग टू मंथली इनकम ट्रेड मेरे इस नॉन कोइंसाइडिंग एरिया में पहुंची, और मैं इस नॉन कोइंसाइडिंग वाले एरिया को ट्रेड करूंगा या नहीं? मंथली का तो मेरा नीचे ही लोकेशन था, बट यहाँ पर देखिए, क्या मैं इस ट्रेड को मैं करूंगा या नहीं करूंगा, बताइए। क्या प्राइस हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से आ रही थी? क्या प्राइस हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से आ रही थी? नहीं आ रही थी। बिना हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन, इवन यहाँ डेली पर ही नहीं, आपको पता चलेगा वीकली पर भी, वीकली पर भी कोई ट्रेंड डाउन नहीं हुआ, एक साइडवेज हो गया था, और साइडवेज भी प्रॉपर नहीं हो पाया। साइडवेज होते ही प्राइस को वीकली के डिमांड जोन में एंट्री मिल गई, साइडवेज होते ही वीकली के डिमांड जोन में यहाँ पर एंट्री मिल गई। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ये रैली बेस रैली के डिमांड जोन में प्रॉपर आई नहीं है, आप कैसे कह रहे हो कि वीकली की डिमांड जोन में एंट्री लगी? जिस दिन शायद कल, हाँ कल हम गैप पढ़ेंगे, कल के दिन फिर से आप मुझे याद दिला देना कि सर आपको बीएचईएल में कुछ बताना है, तब मैं बता दूंगा। बट एक बात और बताऊं, ये तो ठीक है, ये तो गैप वाले दिन बता दूंगा, बट एमआईटी ट्रेड से तो आप मान गए ना कि मेरे मंथली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग तो इसमें प्रॉपर एंट्री मिली है। एक और चीज मैं हाफ ईयरली पर लेकर चल रहा हूँ, क्या मैं इसमें हाफ ईयरली का ये एक रैली बेस रैली डिमांड जोन मार्क कर रहा हूँ लेफ्ट साइड में,
टॉप डाउन अप्रोच की हायर टाइम फ्रेम की पावर आपको पता लगेगी अभी, और बहुत शानदार तरीके से। क्या ये मेरा हाफ ईयरली का डिमांड जोन अपने आप में ठीक है? यदि मैं बड़े टाइम फ्रेम की ही बात कर रहा हूँ, क्वार्टरली पर कुछ नहीं था। आपको यहीं पर यदि मैं क्वार्टरली बताऊं, क्वार्टरली पर इसमें कुछ नहीं था, क्वार्टरली पर कुछ नहीं। हाफ ईयरली की बात कर रहा हूँ, इस नीचे वाले टेस्टेड डिमांड को तो हटा रहा हूँ, बट ये मेरे पास एक रैली बेस रैली की बॉडी में प्राइस आई। ठीक यही चीज आप देखो, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को देख लीजिएगा। अब मैं डेली पर आया हूँ, वापस मैं डेली पर आया हूँ उस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। क्या मैं कह सकता हूँ डेली पर कुछ ऐसा हुआ है कि प्राइस ना सिर्फ डेली के डिमांड जोन में पहुंची है, वो हाफ ईयरली के डिमांड जोन की बॉडी पर भी पहुंच गई। हाँ, ये हो सकता था मैं इस हाफ ईयरली के डिमांड जोन को कुछ इस तरह से मार्क करता कि नीचे यहाँ पर एंट्री रखता या नीचे यहाँ पर प्रॉक्सिमल लाइन रखता, बिल्कुल रखता। बट उससे पहले मुझे डेली का डिमांड जोन भी मिल रहा है, वीकली का भी डिमांड जोन मिल रहा है, तो ठीक है, मेरे लिए तो एक एडिशनल सपोर्ट ही हो गया, वो भी अच्छा खासा सपोर्ट हो गया। और जब प्राइस यहाँ से जाने लगी ना, इस वाले एरिया से जाने लगी, मैं बताऊं, मैंने खुद बाय नहीं किया। मुझे खुद ट्रेड करनी थी, मैंने खुद ट्रेड नहीं किया काफी सारे ये वाले रेंज पे। बाद में जब यहां से प्राइस ऊपर गई, एक नया फॉलोअप डिमांड बनाया, फिर इस फॉलोअप डिमांड में आई, तब यहां से लोगों ने बाय किया। जिन लोगों ने ये वाली रेंज में बाय कर लिया तो भी ठीक, ये वाली रेंज में बाय कर लिया तो भी ठीक, प्राइस तो आपको मौका दे ही रही है। प्राइस तो आपको मौका दे ही रही है। और पता है एक ऐसा क्यों हुआ? क्या मैं कह सकता हूँ, एक ऊपर नॉर्मल सा एक रैली बेस्ड ड्रॉप टाइप का प्राइस ने सप्लाई जोन बनाया था। प्राइस ने प्रॉपर एक नॉर्मल सा रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई बनाया था। इस रैली बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन की वजह से ही आप देखोगे डेली के टाइम फ्रेम पर, मैं डेली पर आ रहा हूं वापस, इस नॉर्मल से एरिया की वजह से ही यहाँ पर कुछ दिन रुक गई। बट फाइनली उसको ब्रेक किया तो कितनी शानदार तरीके से, और फिर प्राइस नीचे आई तो डेली के इस रैली चार बेस करने वाले डिमांड से 20 EMA से लगातार ऊपर, थोड़ा बहुत नीचे आई, डिमांड को फिर भी ब्रेक नहीं किया, फिर इसमें लगातार इसी तरह से। और डेली क्यों, आप इसमें वीकली भी देखिए, डेली क्यों, ऐसा नहीं कि डेली, वीकली भी देखेंगे। इस वाली रेंज से ये डेट देख लीजिए, फेब 2023 के बाद सेम इसी तरह के डायरेक्शन, इसी तरह का मूव, एक बार वापस से रैली बेस रैली में एंट्री मिली, यहाँ पर फिर से इतनी बड़ी शानदार कैंडल, इतनी बड़ी शानदार कैंडल, हर एक डिमांड जोन इसमें फॉलो होता गया। फिर डिमांड जोन ऊपर रेड वाला बॉक्स देख लीजिए, फिर कहां पर रुकी है बाइंग? क्या मैं कह सकता हूं अब इस रैली बेस इस ड्रॉप के सप्लाई जोन में रुक गई थी प्राइस? सितंबर 2023। इस ड्रॉप के सप्लाई जोन में पहुंचने के बाद किसी को यहाँ टारगेट लेना है, टारगेट लीजिए, किसी को यहाँ पर सिर्फ कुछ क्वांटिटी निकालनी है, सिर्फ कुछ क्वांटिटी निकाल लीजिए, पार्शियली एग्जिट होना है, पार्शियली एग्जिट हुई है, कुछ भी कर है। किसी को लग रहा है कि ये वाली रेंज इस तरह से डिमांड जोन को फॉलो करते जा रही है, सप्लाई जोन के रुकने का सवाल ही नहीं है, सप्लाई जोन 10 दिन रोक देंगे, 1 महीने रोक देंगे। क्या इस तरह के मूव से पहचाना जा सकता है ना कि सारे टाइम फ्रेम पर, डेली, मंथली, वीकली, क्वार्टरली, सारे टाइम फ्रेम पर प्राइस ने ट्रेंड अप कर दिया, डिमांड जोन को बहुत अच्छी तरह से फॉलो होते जा रही है, तब तो हम ये मान सकते हैं ना कि प्राइस कहीं ना कहीं सप्लाई जोन्स को ब्रेक कर ही देगी, ऐसा हमें मानना चाहिए ना। और वैसा हुआ अभी। प्राइस नॉर्मली इस वाली रेंज से, जैसे एक तो ये रेंज थी, इस वाली रेंज में स्ट्रगल किया, फिर नीचे यहाँ पर कहीं आने के बाद इसको फिर से ब्रेक कर दिया, और फिर ये मंथली का भी सप्लाई जोन ब्रेक हो गया था ना, फिर प्राइस का सामना हुआ वापस से इस हाफ ईयरली के एक और नए सप्लाई जोन, रैली बेस्ड ड्रॉप से। और इस रैली बेस्ड ड्रॉप को इसने जिस तरह से ब्रेक किया, आप देख लीजिए खुद ही, इस रैली बेस्ड ड्रॉप को प्राइस ने जिस तरह से ब्रेक किया, बहुत आसानी से ब्रेक कर दिया। फिर प्राइस को रोका नॉर्मल से इस मंथली के डिमांड जोन ने, नॉर्मल से इस वाले मंथली के सॉरी, इस मंथली के सप्लाई जोन में, इस मंथली के सप्लाई जोन में पहुंचने के बाद
इस मंथली के सप्लाई ज़ोन में पहुँचने के बाद क्या मैं कह सकता हूँ प्राइस यहाँ से कहीं इन दोनों कैंडल्स के बीच में कुछ रहा होगा और वहीं से ऊपर जाते हुए इस वाले सप्लाई ज़ोन को ब्रेक कर दिया। फिर प्राइस को और ऊपर क्वार्टरली के सप्लाई ज़ोन ने रोका, अब प्राइस ने इस क्वार्टरली के भी सप्लाई ज़ोन को ब्रेक कर दिया। अब तो ख़ैर ये वाली कहानी वापस से आ जाएगी हमारे पास एक करंट मार्केट प्राइस की कहानी या अभी की रिसेंट टॉप डाउन अप्रोच की कहानी। प्राइस ज़्यादातर सप्लाई ज़ोन्स को ब्रेक करके नीचे जा ऊपर जा रही है। अब कहें कि ये हमारा बैक टेस्टिंग हो गया, बट बैक टेस्टिंग के साथ-साथ आप मुझे ये बता दीजिए कि फिलहाल क्या करें? करंट प्राइस के हिसाब से क्या देखें? क्या मैं कह सकता हूँ ये मैंने सारी मार्किंग यहाँ से हटा दी हैं। मेरे पास ईएलडी का ये सप्लाई ज़ोन है। येस और नो? मेरे पास ईएलडी का सप्लाई ज़ोन है। प्राइस अभी ईएलडी के सप्लाई ज़ोन में गई है। हाफ ईयरली पर भी सेम सप्लाई ज़ोन, क्वार्टरली पर कुछ खास नहीं है बट प्राइस ईयरली और हाफ ईयरली के सप्लाई ज़ोन में है ना। ईयरली का डिमांड ज़ोन बहुत नीचे है, ट्रेंड हमारा अप है तो हम कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि ईयरली का ही डिमांड ज़ोन देखें। क्वार्टरली क्वार्टरली पर भी कुछ नहीं है। क्वार्टरली का भी डिमांड जोन बहुत नीचे है। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस अब वापस 78 आ जाएगी। क्यों नहीं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि प्राइस ईएलडी के डिमांड जोन से जब नीचे की तरफ आए सॉरी ईएलडी के सप्लाई जोन से जब नीचे की तरफ आएगी तो वो वापस 78 तक आएगी क्योंकि उसे ईएलडी पर, हाफ ईयरली पर, क्वार्टरली पर कुछ नहीं रोकने के लिए। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? क्योंकि एक तो मेरे लिए ट्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से अप हो चुका है। दूसरा प्राइस जब ईएलडी के सप्लाई जोन में यहाँ पर गई थी कौन-सी डेट को गई? क्या मैं कह सकता हूँ मई 2024 और उसके बाद प्राइस जब इस मंथली के रैली बेस रैली के डिमांड जोन में आई, तो ईएलडी के अगेंस्ट में मेरे मंथली के ही डिमांड जोन का चल जाना मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात नहीं रही। 4 जून की कैंडल थी, 4 जून के अंदर 4 जून के दिन प्राइस मंथली के इस डिमांड जोन में आई, मंथली के डिमांड जोन के साथ-साथ मेरे पास डेली का ये एक बाइंग पॉइंट था जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन थी प्राइस की और यहाँ से फिर उतनी ही शानदार तरीके से इसने रिकवरी दे दी। नेक्स्ट 2 वीक के अंदर तो प्राइस वहाँ पहुँच गई जहाँ से डाउन आई थी। ऐसा हुआ ना? तो मैं अब थोड़ा-सा ऐसा मेरा व्यू हो गया कि ईयरली के सप्लाई ज़ोन में गई ना कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास रोकने के लिए क्वार्टरली पर कुछ नहीं, हाफ ईयरली पर कुछ नहीं, मंथली पर क्या है? मंथली पर ये सप डिमांड ज़ोन भी टेस्टेड हो चुका है। मेरे पास मंथली का सिर्फ एक ये डिमांड ज़ोन है रैली बेस रैली, जो सबसे पास है एक तरह से ₹140 के आस-पास। और ये रैली बेस रैली का डिमांड जो है उसी रैली का है, उसी बाइंग का है, उसी अपमूव का है जिसने काफ़ी सारी सप्लाई जो कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली बहुत सारे सप्लाई जोन्स को जिसने ब्रेक किया। वीकली पर ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं, वीकली का कोई ऐसा खास एरिया नज़र नहीं आता, छोटे-मोटे एरियाज़ हैं, सारे एरियाज़ टेस्टेड हैं। डेली पर हमारे पास ये पॉइंट हैं। अब डेली के पॉइंट में यदि गार्बेज है, डेली के पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूशन होकर प्राइस गई है, क्या ऊपर से नीचे जब प्राइस यहाँ पर आएगी, क्या मैं ये कहूँगा कि मैं इसमें यहाँ से कन्फर्मेशन ट्रेड करूँगा? मैं यहाँ पर कन्फर्मेशन ट्रेड करूँगा, यस क्योंकि मंथली का अपने आप में अच्छा एरिया है। हाफ ईयरली का भी मेरे पास शायद यहाँ 20 ईएमए आ जाएगा, देख लीजिए। क्वार्टरली का भी सेम यहीं पर 20 ईएमए, मंथली के डिमांड में उनके पास हाफ ईयरली और क्वार्टरली जो कि बहुत जल्दी चेंज नहीं होने वाले, तो मेरे पास बेस्ट एरिया है। बट यहाँ पर जब प्राइस डेली पर आएगी ना, तो मेरे पास वीकली का हाँ, मैं ये कह दूँ कि भई ठीक है, मेरे पास 2 एग्जीक्यूशन हैं, एक ये ऊपर वाला रैली बेस रैली, एक नीचे वाला ये रैली बेस रैली, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद भी मैं कन्फर्मेशन को ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा कि मैं कन्फर्मेशन ट्रेड करूँ, कन्फर्मेशन ट्रेड करूँ। और अभी यदि हम ये सोचें कि प्राइस को वीकली के 20 ईएमए का सपोर्ट मिल रखा है, देख लीजिए आप एक बात समझें, ये हाफ ईयरली के सप्लाई ज़ोन से स्टिल आ रही है ना और इसमें नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल्स की जगह नंबर ऑफ रेड कैंडल्स ज़्यादा है, प्राइस लगातार नीचे आने की कोशिश कर रही है, तो मैं इसमें फ़ोर्सफुली कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं ढूँढूँगा कि मैं यहाँ पर कोई डिमांड ज़ोन देखूँ, कोई लॉन्ग की ट्रेड करूँ। भले ही फिर यहाँ से कोई भी नॉर्मल सा वीकली का डिमांड ज़ोन बनाकर ऊपर जाते हुए इस सप्लाई ज़ोन को ब्रेक कर देगी। बट मेरे पास अभी जब कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है तो मैं इसको नहीं देखूँगा। हाँ, एक बात ये हो जाएगी
यदि वापस से ये इस रेंज में जाकर ऊपर कहीं रैली बेस रैली या ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन बना दे, तब क्या मैं ये कह सकता हूँ इसने बहुत हद तक ईयरली के सप्लाई जोन को टेस्ट कर दिया और उसके अंदर वीकली का डिमांड जोन बनाया है। तब मैं इसमें कोई वहाँ से ऑल टाइम हाई जाने की प्रोबेबिलिटी सोच सकता हूँ, बट फिलहाल तो मेरे पास सिर्फ इसको देखना है। मैं या तो इसमें 350 के आसपास का अलर्ट प्लेस कर दूँगा कि प्राइस 350 जाए तो मेरे पास अलर्ट आ जाए, या फिर मैं 150 के आसपास का अलर्ट प्लेस कर दूँगा, प्राइस 150 आए, तब मेरे पास अलर्ट आ जाए। तब तक मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं वेट ही करूँगा और कुछ भी नहीं। और जिनके कोई कहे कि सर मेरे पास होल्डिंग है, ठीक है, आप पार्शियली बुक करना चाहें, पूरा पैसा बुक करना चाहें, आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपके ऊपर है। आ गई बात समझ में इसमें? बीएचईएल की टॉप डाउन अप्रोच ऑलमोस्ट 1 आवर, मतलब स्टार्टिंग के 15 मिनट यदि हम हटा दें, तो 45 मिनट तक ये टॉप डाउन अप्रोच और बैक टेस्टिंग चली है बीएचईएल की। ये है ही ऐसा स्टॉक, इसमें चीज़ें ही इतनी सारी सीखने के लिए कि हमेशा, हमेशा 45 से 1 आवर तक लग ही जाता है। कभी थोड़ी स्पीड स्लो कर लो, तो 1 आवर भी लग जाता है, 1 आवर 10 मिनट, 20 मिनट भी लग जाते हैं। थोड़ी स्पीड नॉर्मल रख लो, तो 45 मिनट, 1 आवर में होता ही होता है, इसकी टॉप डाउन अप्रोच और बैक टेस्टिंग। बट इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। हम हमेशा हर बैच में हर बार बताते हैं। और मुझे सच में एक बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि अभी तक 8 बज चुके हैं, अभी जस्ट खत्म होने के बाद मैंने टाइम देखा, ठीक है। टाइम लगा बट कुंडली जान गए एग्ज़ैक्टली। आप किसी भी इंसान से आप मुझे बताएँ, किसी भी इंसान से 1 या 2 बार मिलते हैं, उसको पूरी तरह से जान पाते हैं? कभी भी नहीं। हम फ़ोन को ही, मोबाइल को, लैपटॉप, कंप्यूटर, अपने गैजेट को भी 1-2 बार यूज़ करते नहीं जान पाते। हम नई कार चलाते हैं, एक नई कार खरीद के लाते हैं, भले ही हम पहले से कार को यूज़ कर रहे थे, 1-2 बार यूज़ करते हैं, हम उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं जान पाते। चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जाना, लोगों के बारे में अच्छी तरह से जाना तभी जा सकता है जब हम उन पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुके होते हैं। येस और नो? तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर यदि वाक़ई में आपको कुछ ऐसा बनना है मार्केट में कि यार मैं मार्केट में बाकी के लोगों से अलग हूँ, मैं पैसा बनाऊँ, मुझे पैसा बनता दिखे मार्केट में, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास हो सकता है, डेफ़िनेटली हो सकता है। क्यों नहीं होगा डॉक्टर के पास बीमारी का इलाज? पर डॉक्टर जिस तरह से आपको बताए वैसे आपको रहना, चलना पड़ेगा। क्योंकि जब डॉक्टर की ज़िम्मेदारी है, आपकी प्रॉब्लम की ज़िम्मेदारी किसी और की बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। सिर्फ़ गाइडेंस के तौर पर हो सकती है, आपके एग्ज़ीक्यूशन, आपके इम्प्लीमेंटेशन पर बहुत ज़्यादा वो चीज़ डिपेंड करती है। तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। मार्केट में हम हमें किसी ने धकेला तो नहीं कि हमें किसी ने पानी में धक्का दे दिया, अब क्या करें? वहाँ पर भी जान बचानी खुद तैरना पड़ेगा, खुद स्विम करना पड़ेगा, खुद बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ तो हम अपनी मर्ज़ी से आए, फिर अपनी मर्ज़ी की ज़िम्मेदारी दूसरों पर कैसे, दूसरों से गाइडेंस लें, सीखें, बट बिना इम्प्लीमेंटेशन किए सब कुछ हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है? चलिए, अब इसी तरह से कुछ और स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। डॉक्टर प्रगति, आप क्लास में हैं? डॉक्टर प्रगति, आप क्लास में हैं? रवि सर ने आपकी बहुत तारीफ़ की है। मतलब हम लोग हमेशा क्लास के बीच में पूछते हैं मेंटर से कि अपने-अपने बेस्ट स्टूडेंट के बारे में बताइए।
अपने अपने बेस्ट स्टूडेंट्स के बारे में बताइए, कौन कौन क्या अच्छा कर रहा है, किस तरह से उस उनकी परफॉर्मेंस है। तो उन्होंने डॉक्टर प्रगति, सागर, शिवम, संगीता पांडे, इन 4 लोगों के नाम लिए और कुछ 3-4 लोगों के नाम आज एक दिन में ही नहीं और 1-2 ग्रुप देखकर फिर वो कल और बताएँगे। बट ये 4 लोग रवि सर ने मुझे नाम दिए, सागर, शिवम, डॉक्टर प्रगति एंड संगीता। बाकी अभी मैं थोड़ी देर बाद जतिन सर के या फिर मानसी मैम के आज नहीं तो कल इसी तरह से धीरे-धीरे करके कुछ नाम बताऊँ। अब आप में से जिनका नाम रवि सर की तरफ से नहीं आया, वो कल हो सकता है आ जाए, कल भी नहीं आए, मेहनत अच्छी कर रहे हैं तो उसमें इतना ये देख लेने, ये जान लेने की ज़रूरत है कि हमारे तरफ से कमी कैसे हो रही है? क्या कमी है हमारी तरफ से? ठीक है? चलिए। अब कोल्टे पाटिल के बारे में कोल्टे पाटिल हमने एक शेर देखा था ना, जो मंथली के इस डिमांड ज़ोन से चल रहा था, डेली का ये हमारे पास अच्छा एरिया था, वीकली का ये अच्छा एरिया था, उससे ऊपर की तरफ जा रहा था। डेली डेली ही लगातार ग्रीन कैंडल्स बनते हुए ऊपर जा रही थी। ऐसा हुआ ना? इसको ये तो हमने कन्फर्मेशन के लिए एक ये भी देख लिया था कि कन्फर्मेशन कह लो या फॉलो अप डिमांड कह लो कि वीकली का ये डिमांड जब बन गया और कल का ही दिन है, ये बन ही जाएगा और वीकली का डिमांड जब ये बन जाएगा तब मैं इसमें WIT लॉन्ग की ट्रेड कर सकता हूँ, जिसमें ये भी मेरा एक एग्जीक्यूशन हो सकता है और ये भी मेरा एक एग्जीक्यूशन हो सकता है, दो मेरे पास एग्जीक्यूशन हो सकते हैं। ठीक इसी तरह से हमने बात की थी ना। और फिलहाल प्राइस जहां पर रुक गई है, क्या मैं कह सकता हूँ प्राइस मेरे पास ना मंथली का कोई सप्लाई जोन था, ना मेरे पास वीकली का कोई सप्लाई जोन था, प्राइस डेली के सप्लाई जोन यहाँ पर रुक गई है। कई कई बार होता है कि प्राइस ना ऊपर जाते जाते या नीचे आते आते थक भी जाती है, प्राइस टाइड भी हो जाती है। ठीक ऐसा हुआ कि प्राइस यहाँ पर टाइड हो गई, रुक गई, हो सकता है नीचे आए, मुझे यहाँ पर एंट्री देकर फिर यहाँ से ऊपर चली जाए। बट इसको भी यदि मैं ईयरली के टाइम फ्रेम से देखूँ ना, तो ये मेरे पास एक ईयरली का डिमांड हो सकता है, ड्रॉप बेस रैली। यस और नो? ये मेरे पास ईयरली का डिमांड हो गया, ड्रॉप बेस रैली। यस। अभी क्या प्राइस मैं ये कह सकता हूँ हाफ ईयरली के एक रैली, ड्रॉप बेस रैली के डिमांड से ऊपर गई है? मतलब जो मेरे पास मंथली का डिमांड जोन था, ठीक ऐसे ही मेरे पास हाफ ईयरली का डिमांड था, प्रॉपर तो नहीं आ पाई, यदि मैं इसको जस्ट विक के ऊपर कर देता हूँ तो हो गया। बट ठीक है, फिर भी मैं इसको मार्क नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ। अब मैं आता हूँ क्वार्टरली पर। क्या ईयरली के अकॉर्डिंग जो मेरी मार्किंग थी, उसके अकॉर्डिंग क्या मेरे पास ये एक ड्रॉप बेस रैली का एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप बन सकता है कि ये मेरे पास एक ईयरली इनकम ट्रेड हो गई? और इस डिमांड जोन ने बहुत अच्छा ये परफॉर्म किया कि ये 280 के आसपास का था, जिसने प्राइस को ऑलमोस्ट 600 के आसपास पहुंचा दिया, 60% के आसपास का इसमें मूव आया, ऑल टाइम हाई इसने पहुंचाया। ऐसा हुआ है ना इस क्वार्टरली के साथ? ठीक है, फिर हो सकता है अभी प्राइस मंथली के एरिया से ऊपर चली गई तो यहाँ पर आने का मौका ना मिले। बट ऐसा भी तो नहीं कि हर एक मंथली का डिमांड ऑन प्राइस को ऑल टाइम हाई पहुँचा दे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हर एक ये डिमांड ऑन प्राइस को ऑल टाइम हाई पहुँचा देगा, नहीं है पॉसिबल कि ऑल टाइम हाई पहुँचा दे। यहाँ पर कुछ दिन स्ट्रगल करे, फिर सप्लाई ज़ोन बनाए, फिर यहाँ पर जैसे इस तरह से कुछ परफॉर्मेंस चली, कुछ दिनों तक ऐसी भी परफॉर्मेंस चल सकती है। फिर शायद हो सके तो उसको इस ईयरली के डिमांड जोन एंड इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में आने का मौका मिल जाए, और क्वार्टरली के साथ साथ आप देखोगे, क्या मैं कह सकता हूँ मंथली का भी मेरे पास डिमांड जोन है सेम उसी रेंज में। तो एक तरह से जब प्राइस यहाँ पर आए, जब मार्केट ओवरऑल गिर जाए, मार्केट ना गिरे, खुद ये स्टॉक बोलते पाटिल यही नीचे आ जाए, तब भी ये वाले एरिया का हम अलर्ट प्लेस करके रखें तो कितनी शानदार चीज़ है। अदरवाइज़ हम क्या करते, मंथली का एलोकेशन चल गया, ठीक है, मंथली का डिमांड जोन है, यहाँ पर आएगा। इस मंथली के क्वार्टरली के डिमांड जोन की हम ईयरली के डिमांड जोन को देखे बिना इसकी क्वालिटी के बारे में कॉन्फिडेंट हो ही नहीं पाते। बताइए हो पाते उतना? जैसे अभी मैंने BHEL में
अभी मैंने बीएचईएल में आपको एक छोटी-सी बात बताई कि वो वीकली का डिमांड ज़ोन हाफ ईयरली के डिमांड ज़ोन की वजह से एंड 2023 में डेली का डिमांड ज़ोन हाफ ईयरली के डिमांड ज़ोन की वजह से इतना अच्छा परफॉर्म कर गया। तो ऐसा यहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि मंथली का ये डिमांड ज़ोन ईयरली के डिमांड ज़ोन, क्वार्टरली का ये डिमांड ज़ोन ईयरली के डिमांड ज़ोन की वजह से इतना अच्छा परफॉर्म कर जाए। कोई कहेगा कि सर ईयरली के एरिया पर ही प्राइस जस्ट आकर चलेगी। ठीक है, चली जाएगी तो फिर हम उसमें कन्फर्मेशन या फ़ॉलो अप ले लेंगे। बट स्टिल मुझे ऐसा नहीं लगता आ जाएगी प्राइस, ऐसी कोई बात नहीं होगी, आ भी जाएगी। बट तब तक क्या मैं गोल्ड डिपार्टमेंट में कोई ट्रेड नहीं करने वाला? बताएँ? तब तक मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा क्या इसमें? क्यों नहीं करूँगा ट्रेड? मेरे पास सीधे बिल्कुल वीकली इनकम ट्रेड रेडी है ना। मेरे पास फिलहाल अभी के लिए भी वीकली इनकम ट्रेड रेडी है कि मैं यहाँ वीकली का लोकेशन देखूं। और अच्छी बात यह है प्राइस ना मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है, ना क्वार्टरली, ना हाफ ईयरली, ना डेली, सिर्फ नॉर्मल डेली के सप्लाई जोन से आ रही है। आने देते हैं। ये डेली के सप्लाई जोन के लिए तो हमें थैंकफुल रहना है कि भाई उसमें प्राइस को नीचे भेजेगा जिससे कि मेरी प्राइस में एंट्री मिल जाए। और डेली के ट्रेंड की बात करूं, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू आई टी इनकम ट्रेड मैं ट्रेंड कहाँ देखता हूँ? डेली पर। डेली का ट्रेंड मेरा क्लियर कट अप है। अब यदि इसमें मुझे 125 मिनट पर कोई एग्जीक्यूशन देखना है, क्या मेरे पास एक ये रैली बेस रैली करके स्ट्रक्चर और नीचे ये ड्रॉप बेस रैली करके स्ट्रक्चर है? चलिए 75 पर भी चलते हैं। 75 मिनट पर भी नीचे वाला एरिया तो नहीं, बट ये एक ड्रॉप बेस रैली करके एरिया है। मैं इन दोनों एरियाज में ट्रेड करने से ज्यादा इस डेली वाले एरिया को ज्यादा बेटर समझूंगा कि मैं इस डेली को कुछ इस तरह से मार्क कर लूं। यहाँ एंट्री, यहाँ स्टॉप लॉस, क्योंकि ये पिक्चर मुझे थोड़ी ज़्यादा बेटर लग रही है। बट इसमें मेरे पास ऑलमोस्ट 23 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। तो क्या 125 पर कुछ कम स्टॉप लॉस वाली ट्रेड का अरेंजमेंट हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ एंट्री, यहाँ स्टॉप लॉस, ये सिर्फ 11 रुपीज़ का ही है। और एक और बात बताऊं, इस वाले एरिया नॉन कोइंसाइडिंग एरिया के चलने ना चलने की प्रोबेबिलिटी पता है कब डिसाइड होगी? ये 75 का ये डिमांड जोन किस तरह से परफॉर्म करता है। 75 के डिमांड जोन ने ही थोड़े से स्ट्रगल के बाद प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर दिया ना। तो हो सकता है ये 125 का तो बहुत शानदार तरीके से चल जाए जो नीचे हमने मार्क किया है। मतलब ये देखेंगे ना कि प्राइस ऊपर से आ रही है तो फिर वो डिमांड जोन को बिल्कुल बिना रिस्पेक्ट किए हुए ब्रेक कर रही है या थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करने के बाद ब्रेक कर रही है, तभी तो हम उसको समझ पाएंगे कि सेलिंग कितनी स्ट्रांग है, बाइंग कितनी स्ट्रांग है। ये सर। और ये सब ना मतलब ऐसे कि मैं जितने टाइम में बोल रहा हूँ उससे 10 गुना ज्यादा टाइम आपको चार्ट पर देना होगा कि कोल्डे पाटिल में मैंने अभी सिर्फ 10 मिनट दिए आपको, कोल्डे पाटिल में ऑलमोस्ट 30 मिनट दे। 10 गुना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर 30 मिनट तो जब दोगे ना तब जाकर आपको समझ आएगा कि हाँ एक्चुअली कोल्डे पाटिल में है क्या। बट एक दिन में 5 स्टॉक भी डिस्क, एक दिन में 5 स्टॉक भी आपने स्कैन कर लेना, वो 5 स्टॉक आपको बहुत कुछ नॉलेज देकर चले गए। वो 5 स्टॉक अपने बारे में आपको सब कुछ बताकर चले गए। इससे बेस्ट बात कुछ नहीं हो सकती। और यदि आपने उन 2 आवर, 3 आवर, 1 आवर जितना भी आप टाइम दे रहे हैं, उसमें सिर्फ नंबर ऑफ चार्ट, नंबर ऑफ स्टॉक, नंबर ऑफ ट्रेड्स पर ज़्यादा फोकस करना किया कि भाई कल मैंने 10 देखे, आज 15 देखूँगा, फिर 20 देखूँगा, जल्दी से बिग ट्रेड लिस्ट या निफ्टी 200, निफ्टी 500 को कंप्लीट कर लूँगा। तो आप अपने लिए जो पत्थर इकट्ठा कर रहे हो ना, जो स्टोन्स इकट्ठा कर रहे हो, वो वाक़ई में पत्थर ही है। वो वाक़ई में पत्थर ही है। और यदि आपने एक दिन में भले ही 5 स्टॉक डिस्कस किए, 5 स्टॉक स्कैन किए, बट उन पर पूरा प्रॉपर टाइम दिया, हर एक टाइम फ्रेम के बारे में सोचा, जाना, समझा, तो पत्थर नहीं, आप गोल्ड इकट्ठा कर रहे हो अपने लिए, सोना इकट्ठा कर रहे हो अपने लिए। वो स्टॉक आपके लिए सोना ही हो जाएगा, वो स्टॉक आपके लिए एसेट हो जाएगा यदि आपने, क्योंकि एसेट क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो आपको रिटर्न देगा ना, वो आपको रिटर्न देगा। इस वजह से वो आपका एसेट हो गया। जब उसमें ट्रेड मिलेगी आपको उसमें रिटर्न मिलेगा। क्वालिटी पर फोकस करो, क्वांटिटी पर कभी भी नहीं। आई बात समझ में? इस कोल्टे पाटिल में एक डब्ल्यूआईटी ट्रेड और हमने ईयरली के अकॉर्डिंग जो टाइम फ्रेम देखे हैं उसमें।
CESE। इसमें एक चीज हम देखते हैं, क्या मैं ये कह सकता हूँ मंथली का मेरा कभी ये लोकेशन रहा होगा, मंथली का मेरा कभी लोकेशन रहा होगा, और इस मंथली के अकॉर्डिंग जिसमें जून 2024 में मुझे एंट्री मिली, वही इलेक्शन डे वाला, इलेक्शन डे के दिन मार्केट का नीचे आना अलग बात, ट्रेड्स का मिलना एक अलग बात। बट क्या है कि जो न्यूज़ जिस तरह से हमारे पास पहुँचती हैं, वो हमें कुछ अपना सोचने के लिए मौका ही नहीं देती, कि हम खुद से कुछ सोच पाएँ। जो जिस तरह से न्यूज़ हमारे पास रिप्रेज़ेंट होती हैं, हम वाक़ई में कुछ ऐसा सोच ही नहीं पाते जो हमारे मन में है। हम हमेशा दूसरों के मन की सोचने लगते हैं। मैं नहीं कहता कि हर एक इवेंट में इतनी हिम्मत आ जाएगी, मैं नहीं कहता हर एक इवेंट में इतनी हिम्मत आनी भी चाहिए, रुक भी जाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। बट नॉर्मली भी जब इतना बड़ा इवेंट नहीं हो, कोई छोटी-मोटी सी बात हो, तब भी जिस तरह से वो बात हमारे पास आ रही है, क्या हम ठीक उसी पॉइंट ऑफ व्यू, उसी पर्सपेक्टिव से ही उस बात को लेते हैं या नहीं? उस पर एक्शन करते हैं या नहीं? ठीक उसी तरह से करते हैं। वो एक हमारे अंदर पता नहीं कुछ क्या होता है जो हमें खुद को खुद की तरफ से सोचने पर खुद की तरफ से सोचने के सारे रास्ते बंद कर देता है, सारे रास्ते बंद कर देता है। सोचने का मौका ही नहीं देता। ये जानते हुए भी कि हो सकता है 2 दिन बाद हमें इस बात पर रिग्रेट हो। कई-कई बार होता है ना, गुस्सा होने के बाद हमें गुस्सा आया, चिल्ला दिए किसी पर, झगड़ा हो गया, फिर 2 दिन बाद या 10 घंटे बाद, 5 घंटे बाद हमें उस बारे में बुरा लग रहा है, गलत लग रहा है। ऐसा होता है ना? ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी बहुत बार आपको होगा। वो सब कुछ वो सब कुछ पे कंट्रोल आ सकता है ना, वो सब कुछ पे कंट्रोल आ सकता है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ से, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ से, कि हम कभी भी क्विक रिएक्शन देने से बचें, हम ऑलवेज़ रिस्पॉन्स करें, रिएक्शन ना दें। ये बारे में मैंने आपसे कोई बात करी थी क्या, रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स के बारे में? एक छोटी-सी रील मैंने डाली थी, एक छोटी-सी रील डाली थी, रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स इंस्टाग्राम पे। उसमें एक बात थी कि भई रिएक्शन और रिस्पॉन्स में जो डिफरेंस होता है ना, वो इतना सा ही है कि हम प्रिपेयर हैं या नहीं। प्रिपरेशन, यदि हम प्रिपेयर हैं तो वो हमारा रिस्पॉन्स हो जाएगा, और यदि हम प्रिपेयर नहीं हैं तो वो हमारा रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन ऑलवेज़ खतरनाक होता है। तो जब कुछ भी ऐसे न्यूज़ सामने आए, तब एक बार खुद से भी सोच लिया करो। चाहे एक नॉर्मल सा केस बताऊँ, ये टेलीग्राम की जो अभी न्यूज़ चल रही है, टेलीग्राम की जो न्यूज़ चल रही है वो, उसके बारे में खुद सोचो तो उसके बारे में टेंशन लेने बैठे अब क्या होगा, वो वाक़ई में हमारा काम नहीं है। वो हमारा काम नहीं है कि उसमें जब कुछ ऐसा हो, उसपे हमारी टेंशन, हमारी सोच, कहीं वॉर हो गया, कहीं वॉर हो गया, कहीं किसी ने इम्पोर्ट ड्यूटी कम या ज़्यादा कर दी, एक्सपोर्ट ड्यूटी कम या ज़्यादा कर दी। किन्हीं 2 अ, बड़े कंट्रीज़ के रिलेशन अच्छे नहीं, कहीं कोई प्रेसिडेंट बना जो पसंद था, किसी को नहीं था। छोटी-सी बात आप समझें, आपके यहाँ बैठे हुए जो आप सोच रहे हैं, क्या वो उस सोच से आप उस परिस्थिति को बदल देंगे? नहीं। फिर हम वो सोचें ना, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। थिंक अबाउट ओनली कंट्रोलेबल थिंग्स। सिर्फ उसी के बारे में सोचा जाए जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बारे में क्यों सोचें? जब इस तरह से आप खुद को, अपने आप को अवेयर करने लगेंगे ना, तब उन रिएक्शन से बच जाएँगे, हमेशा रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे फिर, रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है? यहाँ पे ये ड्रॉप बेस रैली डिमांड्यून था। क्या मैं कह सकता हूँ डेली का मेरे पास एक ही डिमांड्यून था, ड्रॉप बेस रैली ही, जिसने धीरे-धीरे करके प्राइस को ऑल टाइम हाई पहुँचाया था। एग्ज़ैक्टली प्राइस वहीं पर आई और उसके बाद ऊपर गई थी। प्राइस उसके बाद ही ऊपर गई।
अब ये ठीक है, ये हो गया सीएससी अच्छी तरह से ऊपर चला गया, उसके बाद भी क्या हुआ, प्राइस नीचे आई, ये वीकली का डिमांड ने जस्ट ब्रेक किया, नीचे कहीं नॉर्मली यहाँ से चली गई। बट फिलहाल इसमें जो सिनेरियो है ना, फिलहाल इसमें जो सिनेरियो है, मंथ एंड होने में मेरे पास सिर्फ 1 दिन है, मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पास मंथली का एक लोकेशन तैयार हो जाएगा। यदि प्राइस नीचे नहीं आई, एटलीस्ट मैं ये चाहता हूँ इस वाले बेस एरिया के ऊपर जाकर तो क्लोजिंग दे ही, इस वाले बेस एरिया के ऊपर आकर तो क्लोजिंग दे ही, रैली बेस रैली। तो ये मेरा मंथली का प्रॉपर लोकेशन हो जाएगा, वीकली पर ट्रेंड मेरा अप है और उसके अकॉर्डिंग क्या मैं डेली पर यहाँ इसे एक ड्रॉप बेस रैली का स्ट्रक्चर मान सकता हूँ? कुछ इस तरह से। मेरे पास प्रॉपर एमआईटी ट्रेड है, परफेक्ट एमआईटी ट्रेड है। इसमें बहुत ज़्यादा नीचे, एकदम से डीप, एकदम से बिल्कुल लोअर लेवल, एकदम से ओरिजिन पॉइंट, ये भी ड्रॉप बेस रैली, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आएगा। ये इसको यहीं से रिएक्ट हो जाना चाहिए। डेली पर ये एरिया है, ठीक वहीं पर वीकली का भी मेरे पास एरिया है। वीकली का भी मेरे पास एरिया है। मेरे पास ये डेली का ये डिमांड जोन ठीक है। अब उसके ऊपर भी एक डेली का रैली बेस रैली डिमांड जोन है, बट फिर पता है क्या होता है, जब भी प्राइस ऑल टाइम हाई पर होती है ना, ऑल टाइम हाई पर होती है तो मुझे नहीं पता कि रिएक्शन कैसा आ सकता है। उसमें 2 लगातार रेड कैंडल बन चुकी है तो मैं उसमें नॉन कोइंसाइडिंग होने से बचूंगा। बट ये नॉन कोइंसाइडिंग भी यदि ऐसा होता कि इसने इस वाली रेंज के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी होती ना, तब ठीक था। ऐसा कुछ हुआ नहीं। यदि यही स्ट्रक्चर थोड़ा-सा नीचे बनता ना, तब मैं कहता हाँ, इसने इस रेंज को ब्रेक किया है, बट ठीक है, इसने इस रेंज को प ऑलरेडी ब्रेक कर दिया, उसके बाद 2-3 बेस कैंडल बनी। थोड़ा-सा नीचे होता तब मैं मानता कि हाँ, इस बाइंग ने इस वाली सेलिंग को ब्रेक किया है। बट डोंट वरी, इसमें भी मैं कुछ आपको फाइंड आउट करके बताऊँगा। ये मंथली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग तो हो गई मेरी, मंथली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग तो आपको मिल गई ना ट्रेड प्रॉपर। मंथली का लोकेशन ठीक है, चलेगा, इतना मुझे पूरे लोकेशन से मतलब थोड़ी ना है। अब मैं इसमें यदि आपसे बात करूं कि मेरे पास एक वीकली का भी रैली बेस रैली लोकेशन है, यदि ये रैली बेस रैली थोड़ा सा ऊपर और जाकर क्लोजिंग दे देती है, यदि ये यहाँ से और ज्यादा ऊपर दे देती है क्लोजिंग, तो मेरे पास वीकली का भी लोकेशन बन जाएगा कल, डेली का मेरे पास ये एरिया हो जाएगा और उस डेली के ट्रेंड अप के अकॉर्डिंग यदि मैं 125 मिनट पर कोई एग्जीक्यूशन फाइंड आउट करूंगा, सबसे पहला एग्जीक्यूशन कुछ ये होगा, उसके ऊपर ये कुछ इस तरह से होंगे, 2 एग्जीक्यूशन है। बट ऊपर वाला ये रैली बेस रैली भी मेरे लिए अच्छा है, इसमें 5 बेस कैंडल मैं कंसीडर करूंगा, कुछ इसको कंप्लीट इस तरह से मानूंगा। इसमें 5 बेस कैंडल हैं, यहाँ एंट्री और यहाँ कहीं स्टॉप लॉस। अब ये अग्रेसिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है अग्रेसिव, और नीचे वाला एरिया मेरा प्रॉपर कंजर्वेटिव है, यहाँ पर ये वीकली का एरिया 177। ऊपर वाला एरिया कंजर्वेटिव है, नीचे वाला एरिया अग्रेसिव। जिनको अग्रेसिव ट्रेड करना वो अग्रेसिव करे, जिनको कंजर्वेटिव ट्रेड करना वो कंजर्वेटिव करे, बट अग्रेसिव के साथ डेली के भी डिमांड उनका सपोर्ट है। और नीचे आप एक बात देखिए, जो मैंने WIT इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग ट्रेड फाइंड आउट करी थी 125 मिनट पे, जिसमें 177 पर एंट्री है, क्या मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू मंथली इनकम ट्रेड मेरे पास ठीक वहीं पर एंट्री है। अकॉर्डिंग टू एमआईटी ट्रेड मेरे पास वही एंट्री, मतलब एमआईटी हो, एमआईटी हो या WIT हो, दोनों की एंट्री एक साथ मिल रही, तो अपने आप में ठीक एरिया हो गया, अपने आप में एक अच्छा जोन हो गया। और इसमें यदि मैं DIT ट्रेड देखूं, क्या मैं रैली बेस रैली का ये एक डिमांड जोन मान सकता हूं? ये एक मेरे पास रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। यस, रैली बेस रैली का परफेक्ट डिमांड जोन है। 75 मिनट का ट्रेंड भी अप है, और मैं यदि इसमें 15 मिनट पर एग्जीक्यूशन देखूं, क्या मेरे पास ये एक रैली बेस रैली करके डिमांड जोन है? 15 मिनट का एग्जीक्यूशन में देख रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास DIT ट्रेड हो गई, सिर्फ 4-5 रुपए का स्टॉप लॉस है, और इतना टारगेट है 4 रुपीज का स्टॉप लॉस, ऑलमोस्ट 8 रुपीज का टारगेट, देखते हैं। DIT ट्रेड भी आपको देखने को मिले, ट्रेड करो तो कर लेना, भले ही आप इसमें बहुत कम क्वांटिटी लेना, ठीक है। मैं कहता हूँ 500 रुपीज का ही सिर्फ ट्रेड करना, और ज्यादा नहीं, 500 भी नहीं, 200 रुपीज का ही ट्रेड करना सिर्फ, कि 200 रुपीज का स्टॉप लॉस, पता तो लग जाएगा क्या होता है।
पता तो लग जाएगा ना क्या होता है। और ये डेली तक ही 20 एमए का स्टैंडर्ड होता है, और डेली से नीचे हम 20 एमए को बहुत ज़्यादा नहीं कंसीडर करते। अब एक सीएसी यदि हमने मंथली, क्वार्टरली से देखना, सो क्वार्टरली में इस वजह से पता है क्यों नहीं कर रहा? होने को तो क्वार्टरली का डिमांड ऑन रैली बेस रैली है ही, एक कैंडल तो है ही ना मेरी, ऊपर वाली कैंडल चाहे बने या ना बने, क्योंकि क्वार्टर क्वार्टर क्लोज होने में अभी टाइम है, बट नीचे एक मेरे पास रैली बेस रैली का डिमांड ऑन है ना। ठीक इसमें मैं यदि वीकली पर कोई एग्जीक्यूशन देखूं, तो ये मेरा वीकली का एक एग्जीक्यूशन ऐसा हो गया ना कि जो क्वार्टरली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग एक नॉन कोइंसाइडिंग जोन है, अग्रेसिव है, बट बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। और नीचे वाले क्वार्टरली के जोन में आप देखोगे ना, इस क्वार्टरली के जोन में आपको और कोई वीकली का डिमांड दिख रहा है क्या? और कोई वीकली का एग्जीक्यूशन दिख रहा है क्या? सारे एग्जीक्यूशन टेस्टेड है, यस और नो? सभी के सभी एग्जीक्यूशन टेस्टेड हैं। अब कोई कहे कि सर ये मंथली इनकम ट्रेड चल गई, डब्ल्यू चल गई, सब कुछ हो गया, यदि ये क्वार्टरली का एग्जीक्यूशन है, प्राइस यदि यहां तक आती है, इसमें मेरे पास मंथली पर भी कुछ एरिया नहीं है लेने को, सब कुछ टेस्टेड है, वीकली का भी कुछ नहीं है, और मुझे डेली पर भी कुछ ना मिले, और एक्चुअली डेली पर कुछ है भी नहीं, इसको जरूर मैं कह सकता हूँ ये जो ड्रॉप बेस रैली हमने एमआईटी के अकॉर्डिंग देखा था, ये ठीक क्वार्टरली के अकॉर्डिंग भी मेरे पास अवेलेबल है। यदि ये भी ना होता तो मैं क्या करूं, मैं ट्रेड कैसे करूं? क्या मैं डायरेक्ट क्वार्टरली के डिमांड को ट्रेड कर लूं? नहीं, डायरेक्ट क्वार्टरली के डिमांड को ट्रेड करने की आपको जरूरत नहीं है। आप इसमें फॉलो अप डिमांड का वेट कर लो, कंफर्मेशन ले लो, फॉलो अप डिमांड का वेट कर लो। आपको फॉलो अप में बहुत सारी एंट्रीज मिल जाएंगी, कंफर्मेशन ले लो या फॉलो डिमांड ले लो, आपको फॉलो अप में बहुत सारी एंट्रीज मिल जाएंगी, बहुत सारी ट्रेड्स मिल जाएंगी। फिर तो और अच्छी चीज मिल जाए, कंफर्मेशन हो जाएगी, टारगेट भी बहुत जल्दी अचीव होंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिमांड जोन ने अच्छा रिएक्शन दे दिया, और आपके पास एक टैग जुड़ जाएगा प्राइस के साथ कि प्राइस बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है। वेरी गुड सागर, आई बात समझ सीईएससी में? एक स्टॉक और है क्वेस कॉर्पोरेशन करके, जो स्टॉक है उसके बारे में हमने कभी डिस्कशन किया क्या? यहाँ पर मार्किंग हो रखी है शायद, इसके इसका टॉप डाउन अप्रोच हम कर चुके हैं ना? टॉप डाउन अप्रोच कर चुके हैं ना इसमें? यस, ठीक है, कर चुके हैं, मार्किंग हो रही है संतोष इसमें, मार्किंग मार्किंग हो रखी है। क्लास सेवन्थ में किया था, ओके, क्लास सेवन्थ में किया था, तो फिर हमें इसके बारे में दोबारा डिस्कशन करने की जरूरत है, तब हम दोबारा डिस्कस करेंगे इसके बारे में, फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। ईयरली से स्टार्ट करते हैं। ईयरली पर कुछ डिमांड नहीं, कुछ सप्लाई नहीं। हाफ ईयरली पर प्राइस रिसेंटली अपने सप्लाई जोन में पहुंच रही है, ये सप्लाई जोन के लिए ही एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। हाफ ईयरली पर प्राइस अपने सप्लाई जोन में पहुंच रही है, यस। हाफ ईयरली का डिमांड जोन भी अभी नहीं बना। क्वार्टरली पर भी एक सप्लाई का टाइप स्ट्रक्चर है, और प्राइस अभी क्वार्टरली का डिमांड जोन भी नहीं बना पाई है, जब डिमांड जोन बनेगा आफ्टर 1 मंथ तब बन जाएगा, बट अभी क्वार्टरली का भी डिमांड जोन नहीं बना। बट ये जो क्वार्टरली का डिमांड जोन बन गया, बाई चांस क्वार्टरली का डिमांड जोन ठीक इस तरह से बन गया, क्या मैं कह सकता हूँ ये एक पावरफुल एरिया हो गया होगा, जिसने कि इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन को ब्रेक किया है, ठीक ऐसा ही एरिया माना जाएगा यदि ये बन गया तो, बट अभी तो नहीं है। ठीक है, अब मंथली के अकॉर्डिंग देखूं, क्या मैं कह सकता हूं मंथली पर ये एक मेरे पास डिमांड टाइप स्ट्रक्चर है, इसको मैं इस तरह से कंसिडर कर सकता हूं। अब इस मंथली के बारे में भी तो यही कहा जा सकता है ना, कि क्वार्टरली के सप्लाई जोन को और इस रेंज को इसने ब्रेक कर दिया, किया है ना? और फिर अकॉर्डिंग टू मंथली इनकम ट्रेड, प्राइस यदि डेली के इस वाले एरिया में आए तो मुझे ट्रेड करना चाहिए या नहीं? क्योंकि कोइंसाइड कर रहा है। देखिए, अभी पहली बार प्राइस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन में पहुंची, फर्स्ट टाइम जो है प्राइस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन में पहुंची है। तो फर्स्ट टाइम जब प्राइस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन में पहुंची है ना,
इस मंथली के इस मंथली के डिमांड जोन को ट्रेड करने से मैं पहली बार बचूंगा, भले ही इसने क्वार्टरली सप्लाई जोन को ब्रेक किया है। हाँ, वो बात अलग है कि यदि प्राइस इसमें आती है, एक बार ये भी देखते हैं कि एक सेकेंड, कि क्वार्टरली का यदि ये डिमांड जोन बनता है तो क्वार्टरली का यदि ये डिमांड जोन बनता है, ठीक है, वीकली पर ये स्ट्रक्चर, क्या मेरे पास यहाँ वीकली पर कुछ अच्छा एरिया दिख रहा है अकॉर्डिंग टू क्वार्टरली इनकम ट्रेड? नहीं। मंथली पर तो है ही वो, और डेली पर भी एक बार देख लेते हैं। ये जरूर एरिया कुछ ऐसा हो सकता है कि जब यहाँ पर प्राइस आएगी तो एग्जैक्टली ये वही पॉइंट है जो क्वार्टरली, मंथली, डेली, हर टाइम फ्रेम का सेम एरिया है। हर टाइम फ्रेम का एरिया, यदि सिर्फ मंथली होता ना तो मैं इसे बचता, मैं इसे डायरेक्ट ट्रेड नहीं करता। बट फिर भी मैं आपसे पता है क्या चाहूंगा, इसे डायरेक्ट ट्रेड करने की बजाय, इसे डायरेक्ट ट्रेड करने की जगह, आप हो सकता है प्राइस थोड़ा डीप आ जाए, मैं कहता हूँ यहाँ तक भी आ जाए। आपने बीएचईएल में देखा ना कि हाफ ईयरली के डिमांड जोन सप्लाई जोन से जब प्राइस आ रही थी तो किस तरह से मंथली के डिमांड जोन को एक बार ही रिस्पेक्ट किया। 1:2 का टारगेट दे दे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट फिर उसके बाद वो थोड़ा सा डीप आई थी प्राइस, तो डीप मतलब हाफ ईयरली के डिमांड जोन में आई थी। ठीक ऐसे ऐसे हो सकता है कि खुद ही अपने डिमांड जोन में डीप आए, यहाँ पर क्वार्टरली मंथली के डिमांड में यहाँ पर आने के बाद चले। कहने का मतलब ये कि जब प्राइस सप्लाई जोन में, इतने बड़े सप्लाई जोन में पहुंच गई, तो वहां पर हमें इस तरह से अलर्ट हो जाना है कि हम रैंडमली बस इस बात के पीछे नहीं पड़ जाए कि ये डिमांड जोन ने ये ब्रेक किया तो कुछ चल ही जाएगा। एक बार सोच लें, समझ लें कि हम इसमें फॉलो अप डिमांड जोन ट्रेड कर लेंगे तो कहाँ प्रॉब्लम है। ये वाली ट्रेड कोई करे तो अग्रेसिव ट्रेड हो जाएगी ये। अब अग्रेसिव ट्रेड करना आपका बिहेवियर है तो 100% करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब कुछ बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये वाली क्वार्टरली, मंथली और डेली को कोइंसाइड करने वाली जो रेंज है 613 वाली, ये अग्रेसिव रेंज है, इसको ट्रेड करें तो करें। अभी अग्रेसिव इस वजह से नहीं हुआ, अग्रेसिव हमने कल सीखा था कि नॉन कोइंसाइडिंग एरिया जनरली अग्रेसिव होते हैं, ऐसी कोई बात की थी ना हमने। बट ये कोइंसाइडिंग होने के बाद भी अग्रेसिव इस वजह से क्योंकि प्राइस अपने बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से आ रही, तो इसको एक थोड़ा सा संभल कर चलने वाला स्टेप है, संभल कर चलने वाला स्टेप है। आई बात समझ में? और एक और बात, जब ऊपर से नीचे आएगी ना, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वीकली का डिमांड रैली बेस रैली तो बन ही चुका होगा, और कल की कैंडल से और पता चल जाएगा ये वीकली के इस रैली बेस रैली को कितना जल्दी ब्रेक कर देती है, या यहाँ पर कितने देर तक रुकती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि ये वीकली का जो डिमांड जोन है ना, इसको कितनी आसानी से ब्रेक कर देती है या कहाँ से चलती है। इसको एक बार 125 पर भी देखता है, क्योंकि बिहेवियर देखना पड़ेगा ना। 125 पर कुछ अच्छी बात, अच्छी पिक्चर नहीं है। इवन डेली पर भी कुछ अच्छी पिक्चर नहीं है। इस वजह से मैं थोड़ा सा इसमें आपसे बचकर चलने की सलाह दे रहा हूँ। ठीक है, आई बात समझ में इस क्वेस्ट कॉर्पोरेशन में? अब हमने क्वेस्ट कॉर्पोरेशन में हो सकता है उस दिन 7th क्लास के अकॉर्डिंग एक ट्रेड हमने फाइंड आउट कर ली हो, मंथली इनकम ट्रेड, मंथली इनकम लॉन्ग ट्रेड। बट उस मंथली इनकम लॉन्ग ट्रेड में अब हमें टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू ये पता चल गया ना कि हमें कब किस किस तरह से इससे बचना है या किस तरह से इसके साथ डील करना है। ठीक है, एक और स्टॉक डिस्कस करते हैं, फिर हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे थे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। हरिहर कल आप क्लास में थे? हरिहर कल आप क्लास में थे? फिर कल की क्लास में आपने क्या सीखा जब आज आप ये कह रहे हैं कि इतनी सारी बातें हर स्टॉक में कहाँ और कैसे याद रखें और नोट करें? मतलब ये आप मुझसे वे पूछ रहे हैं कि किस तरह से ध्यान रखें, वे पूछ रहे हैं क्या किस तरह से, कि किस तरह से मुझे इसको ध्यान रखना है?
बीच में आउट हुए थे नेटवर्क होने की वजह से, तो कल की क्लास की रिकॉर्डिंग देखना, तब आपको पता लगेगा। कल की क्लास की रिकॉर्डिंग देखना, तब आपको पता लगेगा कि किस किस तरह से मैंने बताई थी चीजें, कि आपके सामने इतनी सारी चीजें, उनमें से कब कब कौन कौन सी चीजें काम आ रही हैं। और जो कुछ भी हम एडवांस जा रहे हैं वो अपनी ट्रेड को बेटर बनाने के लिए जा रहे हैं। काम तो आपका मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी चल जाएगा। और इसको रिकॉर्ड रखने का, ये जो हम ट्रेड्स जो फाइंड आउट कर रहे हैं जितनी भी, वो चले ना चले, वो सब कुछ मैं लास्ट क्लास में बताऊंगा कि वो डेटा कैसे आप लोगों को मेंटेन करना है। ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हमारा एक फेवरेट शेयर है। ईयरली का टाइम फ्रेम आप देखिए, ईयरली का ये स्ट्रक्चर है। ईयरली पर आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, ना प्राइस ईयरली के डिमांड जोन से ऊपर गई है, ना प्राइस ईयरली के सप्लाई जोन से नीचे आ रही है। ऐसा ही स्ट्रक्चर है ना इसमें। यस। हाफ ईयरली यदि बात करूं, हाफ ईयरली पर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे मैं कहूं कि ये इस डिमांड जोन से ऊपर गई है प्राइस? नहीं, हाफ ईयरली पर भी कुछ नहीं। क्वार्टरली पर यदि मैं बात करूं रिसेंटली, क्या ये कह सकता हूं प्राइस अपने क्वार्टरली के इस वाले डिमांड जोन से ऊपर गई थी? क्वार्टरली के इस वाले डिमांड जोन से ऊपर गई थी। बट हम तो इसको 2021 में ये वाली रैली थी ना, तब भी हमने इसको रिकमेंड किया, इसका एक प्रॉपर वीडियो भी बना रखा, शायद यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा। ये वाली रैली थी 2021 में, तब भी हमने इसको रिकमेंड किया। ईयरली क्वार्टर डे का हमारे पास ये ड्रॉप बेस वाली डिमांड जोन था। जून 2022 में प्राइस इस रेंज में आती है और यहाँ से अपमूव, यहाँ से अपमूव के पीछे की कहानी देखो कि ना तो आपको हाफ ईयरली पर कुछ ठीक दिखेगा, ना क्वार्टरली पर कुछ दिखेगा, ना मंथली पर कुछ दिखेगा। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर था इसमें? एक नॉर्मल सा ये मंथली का सप्लाई जोन था, बट इसके अलावा कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर था जो प्राइस को रोके ऊपर जाने से? कुछ भी नहीं। तो हमारा बुलिश हो जाना अपने आप में इस शेयर में ऑटोमेटिकली बता रहा है कि हम क्यों बुलिश हुए होंगे इस क्वार्टरली के डिमांड जोन से। ठीक है, इस क्वार्टरली के डिमांड जोन के बारे में यदि मैं कहूं कि इसने इस ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन ने भी, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन को भी ब्रेक किया था, यस और नो? यस, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन को भी ब्रेक किया था। अब मैं आता हूं और लोअर टाइम फ्रेम मंथली पर। क्या हम कह सकते हैं कि नीचे प्राइस में एक मंथली का भी ये डिमांड जोन था? ऊपर वाले डिमांड जोन के बारे में बताऊंगा। ऊपर ये भी एक रैली बेस रैली का स्ट्रक्चर था। ये अपने आप में ऊपर वाला रैली बेस रैली भी तो स्ट्रांग है ना। दो लेग आउट कैंडल हैं, अच्छे खासे सेलिंग वाली रेंज के ऊपर इसने क्लोजिंग भी दी है। इसमें काफी सारे एडिशनल पॉइंट हैं जो एक अच्छे डिमांड जोन में होने चाहिए, वो सभी पॉइंट्स हैं इसमें, है या नहीं? बट फिर भी ये ब्रेक हो गया और प्राइस अपने क्वार्टरली और नीचे मंथली के इस डिमांड जोन से चली, प्रॉपर इस नीचे यहां तक आकर चली, ऊपर वाले एरिया से नहीं चली मंथली में। डेली पर भी देखोगे, जैसे बीएचईएल में हुआ ना, ठीक वैसे भी नहीं हुआ। डेली पर भी यहाँ पर एक्चुअली कोई ऐसा एग्जीक्यूशन था भी नहीं, ये नॉर्मल सा एग्जीक्यूशन था ड्रॉप बेस रैली। इसने थोड़ा सा प्राइस में अपमूव दिया भी था, बट फिर भी नहीं चल पाई। ये मंथली का डिमांड जोन बहुत आसानी से प्राइस ने ब्रेक कर दिया। सबसे पहली चीज, बीएचईएल में उतना डाउन मूव नहीं था। क्या मैं यहाँ पर ये कह सकता, उतना डाउन मूव होता भी, बट यहाँ पर देखें, क्या मैं कह सकता हूँ ये वाली रेंज में बीएचईएल तो हाफ ईयरली के सप्लाई जोन से भी आ रहा था, या क्या ये किसी हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, मंथली किसी भी सप्लाई जोन से आ रहा था? कोई सप्लाई जोन नहीं था। बट यहाँ से इसमें बहुत अच्छा खासा डाउन मूव आ चुका था, ऑलमोस्ट 45% तक प्राइस करेक्ट हो चुकी थी, 45% तक। और डेली पर यदि आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, डायरेक्ट तो मैं बीएचईएल को भी ट्रेड नहीं कर रहा था, डेली पर आप देखेंगे, क्या इसने डेली पर किसी भी तरह से इस रेंज में आने के बाद कंफर्मेशन दी थी? कोई कंफर्मेशन नहीं। इस वजह से कंफर्मेशन जरूरी होती है, इस वजह से हम कंफर्मेशन ढूंढते हैं कि यार कोई अच्छा पॉइंट मिल जाए। इवन ये एरिया की भी देखो ना भाई, क्लोजिंग जस्ट फॉर्मेलिटी वाली है, कुछ ऐसा है नहीं एक्चुअली। वीकली पर भी देखोगे,
वीकली पर भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हम लोगों ने इसमें यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किए थे, क्योंकि हमारे पास इसमें इन्वेस्टमेंट थे, तो हमने यहाँ पर भी एवरेज किया और नीचे भी एवरेज किया। इवन ज्यादातर डीटीएफ ट्रेडर्स ने यहाँ पर भी नीचे वाले दोनों एरियाज में एवरेज किया, ऊपर भी और यहाँ पर भी। जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है, जब एवरेजिंग की आती है, तो मैं बताऊंगा अभी करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग। बट प्राइस अपने प्रॉपरली क्वार्टरली के डिमांड जोन में, एंड मंथली के डिमांड जोन में आई, और यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से, यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से धीरे धीरे करके ऊपर जाती रही। अब इस ऊपर जाने में क्या कह सकता हूँ, पहले सबसे पहले रैली बेस रैली का डिमांड जोन चला, यहाँ से प्राइस ऊपर गई। और ऊपर, एक सेकंड हम ये भी देख लेते हैं, जब ऊपर जा रही थी तो क्या उसे रोकने के लिए कुछ था क्या? रोकने के लिए कुछ था क्या? कुछ भी नहीं था। और यहाँ एक मंथली का लोकेशन मेरे पास बनकर रेडी हो गया था। ये मंथली का लोकेशन अपने आप में ठीक लोकेशन है ना? मंथली का लोकेशन अपने आप में ठीक है। क्या प्राइस जैन 2023 मंथली के लोकेशन में आ पाई? नहीं। वीकली पर देखें, वीकली पर भी कोई ऐसा एरिया नहीं था। बट वीकली पर एक विदाउट बेस कैंडल वाला ये एरिया था। क्या ये विदाउट बेस कैंडल वाला एरिया मार्क करने लायक एरिया है? क्या मुझे इसे मार्क करना चाहिए? नहीं। डेली पर चलकर देखते हैं, डेली पर कुछ है क्या? ये डेली की रेंज है। क्या डेली पर भी कोई एरिया ये मार्क करने लायक है? डेली पर भी कुछ भी नहीं। बट फिर भी ये इसी मार्च 2023 वाले एरिया से यहाँ से बहुत शानदार तरीके से चल गई। और उसमें चलने के पीछे जो वजह, ओवरऑल मार्केट जब अडानी हिंडनबर्ग न्यूज की वजह से निफ्टी मंथली के डिमांड में आया, और बाकी के जितने भी शेयर्स अभी तक हम टॉप डाउन अप्रोच, बीएचईएल, बैंक ऑफ बड़ौदा, इवन निफ्टी पीएसयू बैंक, वो सब कुछ का जो टॉप डाउन अप्रोच किया, वहां मार्च 2023 के बाद और जून 2022, ये दोनों डेट ऐसे देख रहे हो ना कि किसी ना किसी एरिया में आने के बाद बहुत अच्छी तरह से जिन्होंने परफॉर्म किया। क्या मैं एग्जैक्टली यही कह सकता हूँ? और जो लोग ट्रेंड लाइन वगैरह देखते हैं कि इस तरह से कोई रेंज है, उसको ब्रेक किया तब और अच्छी तरीके से चलना चाहिए, एक ये भी वजह रही। जिस दिन मैं 19th क्लास में आऊंगा उस दिन मैं बता दूंगा। बट मेरे लिए तो ये प्योर प्योर टेक्निकल, इस वाली रेंज के, इस ड्रॉप बेस रैली से इस तरह की कैंडल बना देना, 20 MA के ऊपर चले जाना और इस रेंज को ब्रेक कर देना, तभी मैं यहाँ से बुलिश हो गया। और इसके बुलिश होने के बाद ऊपर जो एक नॉर्मल सा भी रैली बेस रैली का डिमांड बना, क्या ये नॉर्मल सा रैली बेस रैली का डिमांड जोन बहुत स्ट्रांगली प्राइस को ऊपर नहीं लेकर गया? ये नॉर्मल से रैली बेस रैली के डिमांड जोन में इतनी पावर होती यदि बाइंग सपोर्ट नहीं कर रही होती, यदि 20 MA सपोर्ट नहीं कर रहा होता, यदि यहाँ पर वीकली के 20 MA से प्राइस ऊपर नहीं गई होती? कभी भी नहीं। ये ठीक वैसा ही है जैसे अपन ने कल GAEL वाला चार्ट देखा, और उस GAEL वाले चार्ट में 125 मिनट के डिमांड जोन से ही प्राइस ने इतना अच्छा मूव दे दिया, क्योंकि इसमें लोअर टाइम फ्रेम से कुछ ऐसी एक्टिविटी हो पाई। इसने कंसोलिडेशन को भी ब्रेक किया था। इसको ब्रेकआउट समझे तो समझे कोई कि यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, और उसके बाद लगातार प्राइस ऊपर के, इस सप्लाई जोन को भी रिस्पेक्ट नहीं किया। बट फिलहाल अभी यदि मैं बात करूं, अभी मुझे क्या करना चाहिए, ना ईयरली, ना हाफ ईयरली, ना क्वार्टरली, मतलब ईयरली और हाफ ईयरली पर कोई डिमांड जोन नहीं है। प्राइस ऑल टाइम हाई से यहाँ नीचे आ रही है। क्या मेरे पास एक क्वार्टरली का परफेक्ट डिमांड जोन है? क्वार्टरली का परफेक्ट डिमांड जोन नीचे एक और क्वार्टरली का डिमांड जोन है। ये मैं बैकअप के तौर पर सिर्फ ले रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक प्राइस आ जाएगी। क्वार्टरली का जो ये एरिया है ना, वो मेरे पास मंथली का भी डिमांड जोन है। क्या इसने इस कंप्लीट अपमूव, कंप्लीट इस रेंज, इवन इस मंथली के सप्लाई जोन को भी ब्रेक किया था वीरेंद्र, इस वाली बाइंग में जो क्वार्टरली की मैं बता रहा हूँ? यहाँ पर आते आते ऑलमोस्ट 100 से प्राइस 50 या 60 हो जाएगी, तो मुझे कंफर्मेशन तो लेना है, कंफर्मेशन तो मैं इसमें लूंगा। यहाँ पर आते होने को तो मेरे पास डेली का प्रॉपर रैली बेस रैली का एग्जीक्यूशन है। होने को तो मैं कहूँ मेरे पास वीकली के नीचे नीचे यहाँ पर तो नहीं, बट डेली के प्रॉपर रैली बेस रैली के एग्जीक्यूशन है। बट फिर भी दो तीन ये एरियाज होने के बाद भी मैं चाहूंगा कि मैं इसमें कंफर्मेशन लूं, क्योंकि प्राइस अच्छी खासी तरीके से नीचे आ रही। बट अच्छी बात क्या है, मंथली पर क्या ठीक ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बना रही जैसे पहले यहाँ पर
बनाए थे इसने, यहाँ पर बनाए थे इसने, कि सारे सप्लाई ज़ोन को टेस्ट करते हुए आ रही है प्राइस। कुछ ऐसा ही तो हो रहा है ना, सारे सप्लाई ज़ोन्स को टेस्ट करते हुए आ रही है। तो यहाँ पर मैं कन्फर्म, यदि हम ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर कन्फर्मेशन के थ्रू ट्रेड करूँगा। बट मैं यदि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट की बात बताऊँ कि यहाँ पर आप प्राइस जब आए क्वार्टरली मंथली के इस एरिया में, ये वाला पॉइंट है 58 वाला पॉइंट, यहाँ पर आप बहुत आसानी से, बहुत बिंदास होकर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत बिंदास होकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर चाहे वो कन्फर्मेशन ट्रेड एंट्री के बाद कर लो या डायरेक्ट भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह से। जिनके पास ऑलरेडी शेयर हैं, वो यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं और शेयर्स ऐड करके। और फिर बात करें नीचे यहाँ तक आने की, यदि बाय चांस मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ तक आए, तो यहाँ पर फिर से आप एवरेजिंग करें। ये स्टॉक में हम इतना अच्छी तरह से बुलिश हैं इस स्टॉक में, कि हर एक डिमांड जोन पर हम लोग तो अपना बैकअप लेकर बैठे हैं कि हमें यहाँ कितने शेयर लेने हैं, इस मंथली के डिमांड जोन में कितने शेयर लेने हैं और नीचे इसमें कितने शेयर लेने हैं। कोई कहे कि मैंने यहाँ पर कुछ 50% क्वांटिटी ही ली, मैं यहाँ पर किसी आईडीएफसी में मुझे 2 लाख इन्वेस्ट करने थे, बट मैं 1 लाख ही यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे के लिए 50 लाख और 50,000 और उसके नीचे के लिए 50,000 रख रहा हूँ। उसके नीचे के लिए 50,000 रख रहा हूँ। तो आपकी प्राइस यदि यहीं से रिएक्ट करने लगी ना, फिर उसमें यदि कन्फर्मेशन होकर बीएचईएल जैसे स्ट्रक्चर बने, वीकली के डिमांड फॉलो होने लगे और यहाँ पर ऐसा कुछ भी रोकने के लिए नहीं है, तो आप ऊपर भी, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है 58 पर, ऊपर यहाँ पर भी उन बाकी के पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़रूरी नहीं कि शेयर में नीचे ही इन्वेस्ट करें। यदि आपने ले लिया और आपको लगता था बैकअप के लिए कि प्राइस यहाँ पर आएगी, तब यहाँ पर आएगी, तब बाय करें, फिर आपको लग रहा है ये अपॉर्चुनिटी तो मिस होते हुए दिख रही है, यदि आपके पास किसी दूसरे स्टॉक में पैसा लगाने के लिए आपका पैसा दूसरे स्टॉक में नहीं लगाना चाह रहे या कोई दूसरे स्टॉक में ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ऊपर भी 60 रुपीज़ पर भी, 65 रुपीज़ पर भी मिले, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ऐसा स्टॉक है, बाय ऑन एवरी डिप, हर एक डिप पर बाय करने वाला स्टॉक है। और क्या होता है, कई-कई चीज़ें करने से अपने आप आ जाती हैं, जब आप करने लगते हैं चीज़ों को प्रैक्टिस के तौर पर, समझने लगते हैं, जैसे हमें इसमें बुलिश हैं, बहुत शानदार तरीके से बुलिश है, हमारे पास हर एक चीज़ का बैकअप है कि यहाँ पर आएगी तो बाय कर लेंगे, यहाँ पर भी बाय करेंगे, यहाँ पर भी बाय करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक ऐसे ही आप भी धीरे-धीरे काम करते-करते आप भी इसी इसी तरह से अपने आप को तैयार कर लेंगे। अब जब तक प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है, आप इसमें डब्ल्यू डीआईटी नॉर्मली कोई शॉर्ट लें, डब्ल्यूआईटी शॉर्ट लें, वो फिर आपका टोटल कॉल है कि यार नीचे आने के लिए स्कोप काफ़ी अच्छा खासा है प्राइस में, तो मैं इसमें छोटी-छोटी शॉर्ट की ट्रेड ले सकता हूँ। डेली बेसिस पे बिना किसी वजह से नहीं, एटलीस्ट कोई एरिया तो हो जिसे हम शॉर्ट करें। बट मुझे ऐसा लगता है वो ऐसा एरिया बनाकर भी नहीं आएगी। आएगी तो भी एटलीस्ट इन वीकली के डिमांड 67 वाली रेंज तक भी आप इसमें शॉर्ट की कोई ट्रेड मिलती है तो कर सकते हैं। हार्न सर जो बोलते हैं 1000 जाएगा, बिल्कुल जाएगा। देखना आप इस स्टॉक को, बहुत शानदार चलेगा ये। बहुत स्कोप है इसमें ऊपर जाने के लिए। आ गई बात समझ में इस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में? वेरी गुड। अब ये हमारी बैक टेस्टिंग टॉप